गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो स्पेशल टॉपिक है अपना कृषि जीव विज्ञान, यानी मैं अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड के एग्जाम में जो हमें इंपोर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंपोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा चैप्टर हम बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी वाला, बायोलॉजी में आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है और उसके बाद वाले चैप्टर है इनको हम बेसिकली अध्ययन करेंगे। और अब हम 12th के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे, अब हम शॉर्ट पढ़ेंगे और उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे जैसे हमें जेट में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल पहले चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, पूरा चैप्टर अपन आज की क्लास में ही कवर करेंगे। ठीक है, पूजा, लक्ष्मी, ज्योति, रोशनी, एम के गुर्जर, अरविंद, अंजलि, सभी को गुड इवनिंग। अब चलें, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और आपस में फालतू बातें बिल्कुल भी ना करें बीच बीच में, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, बड़ा है और ये हमें टाइम में, लिमिटेड टाइम में पूरा भी करना है। एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है पादप प्रजनन। क्या है? पादप प्रजनन। सबसे पहली बात यह है कि सर ये पादप प्रजनन होता क्या है, पादप प्रजनन किसे कहते हैं? तो मैं बिल्कुल आपको एक ही शब्द में बता दूं, पादप प्रजनन क्या है? जो हमारी फसलें होती हैं, जो भी हमारी फसलें हैं, उन फसलों का जो जीन प्रारूप है, उनका जो डीएनए में जीनों का क्रम है, उस जीन प्रारूप में जब हम परिवर्तन करते हैं और उसके बाद में जब वो मानव के उपयोगी हो जाती हैं, मानव के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव पादप प्रजनन कहा जाता है। आपसे सवाल कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले में अगर बात करूं पादप प्रजनन की, जो पादप प्रजनन क्या है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं, सीधा सीधा अपना इंपोर्टेंट पॉइंट पहला, सीधा हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करना। फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन। अब जेट में आपको सवाल आएगा कैसे? यहां से आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन कर मानव उपयोगी बनाने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? पादप प्रजनन कहलाएगी। क्लियर पॉइंट? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि सर अगर हम पादप प्रजनन की बात करें तो पादप प्रजनन करवाते क्यों हैं? पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है? हम फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन क्यों करते हैं? पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पादप प्रजनन का उद्देश्य पूछा जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आएगा उसके साथ में और वही सही होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो पादप प्रजनन क्यों करवाते हैं? एक तो हम उच्च उपज के लिए करते हैं, उच्च उपज या अधिकतम उत्पादन के लिए। ठीक है। एक हम किस लिए करते हैं? गुणवत्ता में सुधार के लिए करते हैं, ताकि हमारे फसल उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें क्या हो जाए? गुणवत्ता में सुधार हो जाए। एक हम किस लिए करते हैं? रोग रोधी किस्म तैयार करने के लिए करते हैं, ताकि रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म तैयार हो जाए, तो रोग रोधी किस्म। नेक्स्ट में अगर बात करूं किस लिए करवाते हैं, हम कीट रोधी किस्मों के लिए भी करवाते हैं, कीट रोधी किस्म। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं लवणीयता रोधी किस्म, लवणीयता रोधी किस्मों के लिए भी करवाते हैं। ठीक है। आगे हम किस लिए करवाते हैं? तो प्रसुप्ति किस्मों के लिए भी करवाते हैं। प्रसुप्ति किस्म, यहां एक बात याद रखना, कुछ हमारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती। जैसे आपने देखा होगा ज्वार और बाजरा, अगर ज्वार और बाजरा के बीज खेत में गिर जाएं तो उसी साल उसी वर्ष उनमें क्या हो जाता है? अंकुरण हो जाता है, यानी उनमें प्रसुप्ति नहीं पाई जाती। तो हम इनकी क्या कर सकते हैं? पादप प्रजनन के द्वारा प्रसुप्ति वाली किस्में तैयार कर सकते हैं। किस किस की? ज्वार और बाजरा की क्या करेंगे? प्रसुप्ति किस्में तैयार करेंगे। तो ये कुछ हमारे पादप प्रजनन के उद्देश्य होंगे। इसके अलावा बहुत और हो सकते हैं, लेकिन आप लोग याद रखना
जब भी प्रश्न आपको आएगा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन वहां रखा हुआ आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, तो पादप प्रजनन क्या है? बिल्कुल कंप्लीट। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है? बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट पर। इस चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है बेसिकली पादप प्रजनन की क्रियाविधि। और इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे पादप प्रजनन की क्रियाविधि के बारे में। सर, पादपों में जो प्रजनन करवाया जाता है उनके जो जीन प्रारूप में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाविधि होती है, इंपोर्टेंट बातें याद रखना। तो पहले तो कुछ बातें समझो मेरी, पादप प्रजनन की क्रियाविधि में कौन कौन सी बातें शामिल है। एक तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात आती इसमें विविधता का उत्पादन। पहले समझना, फिर मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे आएगा। विविधता का उत्पादन। ठीक है सर। दूसरी क्या है? विविधता का हमने क्या कर लिया? उत्पादन कर लिया। विविधता क्या होती है? विविधता होती है बेसिकली विभिन्नताएं। विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब है बेसिकली विभिन्नताएं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं चयन। चयन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद हम फिर क्या करेंगे? गुणन। और गुणन के बाद फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे वितरण। क्या करेंगे? वितरण। पहला और इंपोर्टेंट सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा? आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि पादप प्रजनन की क्रियाविधि में शामिल है, या पादप प्रजनन की क्रियाविधि किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पादप प्रजनन की क्रियाविधि में ये बातें सम्मिलित होंगी: विविधता का उत्पादन, चयन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। या इनका क्रम भी पूछ लेगा कि पादप प्रजनन की क्रियाविधि का सही क्रम कौन सा है। तो जो लिखा हुआ है वही सही क्रम है। पहले क्या होगा? विविधता का उत्पादन, फिर क्या होगा? चयन, फिर क्या होगा? मूल्यांकन, फिर क्या होगा? गुणन, फिर क्या होगा? वितरण। विविधता का मतलब क्या है? विभिन्नता, अंतर। जैसे मान लो आपने क्या किया, A इंटू बी का क्रॉस करके नई वेरायटी बनाई सी। नई वेरायटी बनाई सी, ठीक है। अब ए और बी का क्रॉस आप कब करोगे? जब इनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा तभी तो करोगे। अगर ए के गुण समान है, बी के गुण समान है, तो फिर क्रॉस करने का फायदा क्या हुआ? तो नहीं करेंगे। पहले क्या होना चाहिए? विविधता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले विविधता का उत्पादन। चयन क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीन प्रारूप में उसमें से अच्छे गुणों वाले जीन प्रारूपों को चुनना, चयन है। मूल्यांकन क्या होता है? तुलना करना। जो हमने जीन प्रारूप चुने हैं उनकी दूसरी किस्मों से तुलना करेंगे, वो क्या है? मूल्यांकन है। गुणन, बीजोत्पादन। वितरण, किसानों को उपलब्ध करवाना। अब सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? विविधता का उत्पादन। यहाँ थोड़ा सा समझना, मैं बिल्कुल आगे लेके चलूं आपको। अब पॉइंट क्या है अपना? अब पॉइंट है सबसे पहला विविधता का उत्पादन। और इस पूरे चैप्टर में आपका जो पहला चैप्टर है पादप प्रजनन, इस पूरे चैप्टर में एक ही हेडिंग चलेगी, विविधता का उत्पादन। विविधता के उत्पादन में अलग अलग पॉइंट होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अपना पॉइंट क्या है? अब अपना पॉइंट है बेसिकली विविधता उत्पादन। विविधता उत्पादन। अब एक इंपोर्टेंट बात और याद रखना, मैं आपको बता दूं, आप लोगों से सवाल भी आता है कि पादप प्रजनन हेतु पादपों में किसका होना आवश्यक है? तो आप लिख लेना, पादप प्रजनन हेतु सबसे जो आवश्यक बिंदु है, सबसे आवश्यक वो कौन सा है? वो है बेसिकली विविधता। हम कह सकते हैं यहाँ ये क्या है? पादप प्रजनन हेतु आवश्यक। आपसे प्रश्न पूछाएगा पादप प्रजनन हेतु आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होती है? विविधता आवश्यक होती है। विविधता के अलावा हम पादप प्रवर्धन नहीं करवा सकते, पादप प्रजनन नहीं करवा सकते। ठीक है, अब बात यह कि विविधता का उत्पादन कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास में कई विधियां होती हैं। पहले हम इनके नाम जानेंगे, फिर एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है विविधता के उत्पादन में? सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिकली ग्राम्यन। क्या आएगा? ग्राम्यन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा जनन द्रव्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन। ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद आएगा संकरण। संकरण। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या आता है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है बहुगुणता। हम सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे एक एक करके, बहुगुणता। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ी होगी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब आप लोगों से सवाल कैसे पूछा जाएगा, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि पादपों में विविधता का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। अब 12th नहीं है जहां आपसे सारी बातें पूछे, आपसे सवाल आएगा पादपों में विविधता का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो विविधता का उत्पादन इन सभी के द्वारा होगा। ग्राम्यन है, जनन द्रव्य है, पादप पुरीस्थापन है, संकरण है, उत्परिवर्तन है, बहुगुणता है और आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब हम पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में बात करेंगे, हमारे पूरे चैप्टर में यही है सारे। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा सबसे पहला पॉइंट है ग्राम्यन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम ग्राम्यन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बातें करनी है, हम केवल पॉइंट टू पॉइंट वही बातें करेंगे। चलिए, अब अपना पॉइंट क्या है, अब अपना पॉइंट है बेसिकली ग्राम्यन। जो बातें कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल ना करें, 10 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एग्रीकल्चर बायोलॉजी में से 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पूरी की पूरी एग्रीकल्चर में है, तो वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं बस केवल। और शांतों के सुनते जाओ, फालतू कमेंट मत करो कोई भी। अब मेरा पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है मेरा ग्राम्यन। अब आपको इसकी परिभाषा से भी सवाल पूछ लेगा, कैसे पूछेगा वो मैं बताऊंगा आपको, आप तो नोट करते चलो फटाफट सारी बातें। ग्राम्यन क्या है जैसे मान लो हमारे जंगल में कोई पौधा उगा हुआ है, एक तो क्या है धान है, ठीक है। एक धान तो ऐसा है जिसकी हम खेती करते हैं, खेती। एक धान कैसा है, जंगल में उगा हुआ है, यानी जंगली धान है, ठीक है। जब हम जंगली धान की क्या करने लग जाएं, खेती करने लग जाएं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ग्राम्यन कहा जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों का प्रबंधन या मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, सीधा सीधा मैं लिखूंगा मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों का प्रबंधन, या हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जंगली प्रजातियों की खेती करना। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों का प्रबंधन या खेती करना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। आपको डायरेक्टली सवाल आएगा कि मनुष्यों के द्वारा जंगली प्रजातियों का प्रबंध करना, खेती करना क्या कहलाता है, तो ग्रामीण कहलाएगा। अब बात यह है कि जब हम ऐसा करेंगे, जंगली प्रजाति की खेती करेंगे, तो उससे होगा क्या, तो ध्यान रखना उससे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे और इंपोर्टेंट है, दोनों पूछे जाएंगे। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होगा, एक तो फसलों के बीज और अमाप में वृद्धि, फसलों के बीज व आमाप में वृद्धि। आमाप का मतलब होता है बीजों के आकार, पत्तियों के आकार। आमाप में क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फसल के पकने की अवधि में कमी आएगी। क्या होगा, फसल पकने की अवधि में कमी, फसल पकने की अवधि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि ग्राम्यन का उद्देश्य होता है, ग्राम्यन से फसलों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो क्या परिवर्तन होगा, एक तो फसल के बीज और आमाप में वृद्धि होगी, दूसरा फसल के पकने की अवधि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। डायरेक्टली सवाल आपको पूछ लेगा, ठीक है। अब बात यह है कि इधर जो ग्राम्यन के दौरान वर्ण है, वर्ण वो कितने प्रकार का होता है। वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब है ग्राम्यन के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कोई फसल है, उसको आपने जंगल में से उगा करके कहाँ लगा दिया, खेत में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो जो चेंजेस आएंगे वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। पहला सवाल तो मैं ऐसे ही पूछ लेगा कि ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो हम क्या याद रखेंगे कि सर ग्राम्यन के दौरान वर्ण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन से प्रकार होंगे थोड़ा सा जानेंगे, हमें यहाँ से सवाल भी पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में गौर करते हुए आगे चलेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं
हम बात करें ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का है सर? 2 प्रकार का है। दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए, इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ग्राम्यन के दौरान वर्ण की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कैसे सवाल आएंगे वो भी जानेंगे। या तो मैं बात करूं कारण, ठीक है, कारण, और यहां मैं क्या बात करूं? प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, और यहां मैं बात करूं कौन सा? कृत्रिम वर्ण। पहली बात, ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो हम याद रखेंगे सर, ग्राम्यन के दौरान वर्ण 2 प्रकार का होगा, एक प्राकृतिक वर्ण और एक कृत्रिम वर्ण। अब सवाल कैसे आएंगे थोड़ा सा गौर करना। अगर मैं प्राकृतिक वर्ण की बात करूं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बेसिकली प्राकृतिक कारक। क्या होते हैं? प्राकृतिक कारक होते हैं, ठीक है। अगर मैं कृत्रिम वर्ण की बात करूं, इसका कारक क्या होगा? इसका कारक होगा बेसिकली मानवीय कारक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कृत्रिम वर्ण किसके कारण होता है, तो मानवीय कारकों के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होगा, ठीक है। जनरली में अगर बात करूं जनन, जनन, अब जो प्राकृतिक वर्ण है उसमें जो जनन होता है वो सभी प्रारूपों में होता है या सभी प्रजातियों में होता है। जनन सभी प्रारूपों में होगा। कृत्रिम वर्ण में अगर मैं जनन की बात करूं, कहां होगा? चयनित प्रारूपों में। कहां होगा? चयनित प्रारूपों में। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एक पौधा खेत में उगा हुआ है, जंगल में, जंगल में जितने भी पौधे उगे होते हैं उनमें सभी में बीजोत्पादन वगैरह होता रहता है। लेकिन आप जंगल में से जो पौधा लेकर के आए अपने घर पर, उसी में जनन होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जनन सभी प्रारूपों में होगा, यहाँ जनन केवल चयनित प्रारूपों में होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक सवाल हमें और आता है अनुकूलन, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अनुकूलन, अनुकूलन की बात करूं तो सभी जो समष्टि है, सभी समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। यहां पर क्या होता है? जितनी भी प्रजातियां होती हैं, या मैं कह सकता हूं सभी समष्टियों में बढ़ता है। अनुकूलन कहां बढ़ेगा? सभी समष्टियों में बढ़ता है, ठीक है। यहां पर मैं अगर बात करूं, यहां क्या होगा? यहां जो अनुकूलन है वो केवल केवल चयनित प्रजातियों में बढ़ता है। अनुकूलन केवल चयनित प्रजातियों में बढ़ता है। अनुकूलन के बारे में बात करेंगे अभी भी आगे, बढ़ता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, विविधता, 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 मेन पॉइंट तो विविधता ही है। हम याद रखेंगे विविधता इसमें क्या होती है? इसमें विविधता होती है अधिक, ठीक है, और इसमें विविधता क्या होती है? कम होती है। अब सवाल कैसे आ सकता है आपको, उस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे और इंपोर्टेंट सवाल आएगा। आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक वर्ण में कृत्रिम वर्ण की अपेक्षा अनुकूलन होता है तो अधिक। आपसे प्रश्न पूछेगा प्राकृतिक वर्ण में कृत्रिम वर्ण की अपेक्षा विविधता होती है तो अधिक। आपसे प्रश्न पूछेगा प्राकृतिक वर्ण में जनन होता है तो सभी प्रारूपों में, कृत्रिम वर्ण में जनन होता है तो केवल चयनित प्रारूपों में। इस प्रकार से आपको यहां से क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा। और पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, कौन सा? ग्राम्यन। ग्राम्यन कंप्लीट है, ध्यान रखना। अब चलेंगे हम दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट अपना क्या है? दूसरा पॉइंट है बेसिकली जनन द्रव्य। दूसरा पॉइंट क्या है? जनन द्रव्य। सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये जो जनन द्रव्य है वो क्या है? पहली बात तो क्या है कि सर जनन द्रव्य क्या होता है? अगर मान लो हम किसकी बात करें, जनन द्रव्य की बात करें, आप सभी लोग जानते हैं हमारे जितने भी पादप हैं, सभी पादपों में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जो वही तो अगली पीढ़ी में जाता है। तो सभी पादपों में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए। तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वही तो जनन में आवश्यक है। तो जनन में जो पदार्थ आवश्यक उसे जनन द्रव्य कहेंगे, और वही जो आनुवांशिक पदार्थ है उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं बेसिकली जनन द्रव्य। तो मैं क्या कह सकता हूं और कैसे में सवाल आएगा? हम कह सकते हैं विभिन्न फसल प्रजाति, विभिन्न फसल प्रजातियों में पाया जाने वाला
जाने वाला कुल आनुवांशिक पदार्थ, कुल आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाएगा? तो कुल आनुवांशिक पदार्थ को हम कहेंगे बेसिकली जनन द्रव्य। सवाल कैसे आएगा आपको? आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि विभिन्न फसल प्रजातियों में पाए जाने वाले कुल आनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा बेसिकली जनन द्रव्य। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, दूसरा नाम क्या देते हैं? तो इसे कहा जाता है बेसिकली आनुवांशिक संसाधन। क्या कहा जाता है? हम याद रखेंगे सर, इसको आनुवांशिक संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। जनन द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक संसाधन। आपसे प्रश्न पूछ लेगा आनुवांशिक संसाधन किसे कहा जाता है? तो जनन द्रव्य को कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये जो जनन द्रव्य है, ये जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है, अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो याद रखेंगे इस जनन द्रव्य को हम दो आधारों पर बांटते हैं, दो आधारों पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सर कौन कौन सा आधार है? एक तो मैं अगर बात करूं तो ग्राम्यन के आधार पर, ग्राम्यन के आधार पर, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो उत्पत्ति के आधार पर। एक ग्राम्यन के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। हमें सवाल कैसे आएगा? हमें सवाल आएगा ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो फिर हम याद रखेंगे ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य के दो प्रकार होंगे। कौन कौन से? सर एक तो होगा कृष्य जनन द्रव्य। कौन सा होगा? कृष्य जनन द्रव्य। ठीक है। एक कौन सा होगा? एक होगा जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य। ठीक है सर। फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक तो मैं कहूंगा यहां पर देसी जनन द्रव्य, देसी जनन द्रव्य। ठीक है। और दूसरा मैं क्या कहूंगा? दूसरा मैं कहूंगा विदेशी जनन द्रव्य। समझ तो रहे होंगे आप लोग। जैसे मान लो हमारे पास ऐसी फसल प्रजाति है जिसकी हम खेती करते हैं, तो खेती करने वाली फसल प्रजातियों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कृष्य जनन द्रव्य। ठीक है। जो जंगली पादप होते हैं उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे जंगली जनन द्रव्य। ठीक है। ऐसे ही जिन फसलों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है वो देसी जनन द्रव्य। ऐसे जो फसलें दूसरे देशों से हमारे देश में आई हैं यानी विदेशी हैं, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विदेशी जनन द्रव्य। ठीक है। तो क्या हो गया? कृष्य जनन द्रव्य हो गया और हमारे पास में जंगली हो गया, इधर देसी और इधर कौन सा हो गया? विदेशी। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो एक पॉइंट हमें आता है और इंपोर्टेंट पॉइंट है। वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली आनुवांशिक अपर्दन। बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आनुवांशिक अपर्दन। अब आनुवांशिक अपर्दन क्या होता है? मैंने क्या बताया कि ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार का है। हमने क्या पढ़ा? ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार का, कृष्य जंगली। कृष्य जंगली यानी हमारे पास में दो पादप है। एक तो जैसे गेहूं है हमारे पास, एक तो गेहूं ऐसा है जिसके हम क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरा जो गेहूं है हमारे पास कैसा है? दूसरा गेहूं है जंगली। दूसरा गेहूं कौन सा है? जंगली। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर होगा कुछ ना कुछ, तो ऑब्वियसली बात होगा। अब मैं क्या टॉपिक लेके चल रहा हूं? आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन क्या है? जब किसी फसल के कृष्य प्रारूप यानी खेती योग्य प्रजाति और जंगली प्रारूप यानी जंगली पौधे, इन दोनों के बीच अंतर या विविधता में कमी आती है तो उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिक अपर्दन। यानी मैं कहूंगा कृष्य प्रारूप और जंगली प्रारूप के मध्य विविधता में कमी आना, अंतर में कमी आना क्या है? तो वो है बेसिकली आनुवांशिक अपर्दन। मैं एक डायरेक्ट लाइन लिख सकता हूं यहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेसिकली फसलों के कृष्य व जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी। विविधता में कमी क्या कहलाती है? तो वो कमी कहलाएगी बेसिकली आनुवांशिक अपर्दन। ठीक है।
क्लियर? आपसे डायरेक्ट सवाल आएगा कि कृषि एवं जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना कहलाता है तो आनुवांशिक अपर्दन। फिर आपको सवाल पूछेगा आनुवांशिक अपर्दन का कारण क्या है, आनुवांशिक अपर्दन का कारण क्या है, ये विविधता में कमी आ क्यों रही है, किसकी वजह से आ रही है। तो एक तो आजकल क्या है, जंगल ही नष्ट हो गए, तो जंगली प्रजाति ही नहीं बची। तो पहली बात तो मैं क्या कह सकता हूं, पहली बात मैं कह सकता हूं जंगल एवं चारागाहों का नष्ट होना, जंगल एवं चारागाहों का नष्ट होना। आपसे प्रश्न पूछ लेगा आनुवांशिक अपर्दन का कारण क्या है, तो जंगल एवं चारागाहों का नष्ट होना, ठीक है। दूसरा हम आजकल क्या कर रहे हैं, उन्नत किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्नत किस्म, ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूं वैज्ञानिक खेती, उन्नत किस्म या हम वैज्ञानिक खेती अपना रहे हैं, उसके कारण भी विविधता में कमी आ रही है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो उद्योग हैं, उद्योगों का बढ़ावा, उद्योगों को बढ़ावा, अब उद्योगों को बढ़ावे के कारण तो जंगल नष्ट हो रहे हैं, सीधे सीधे तकनीकी बढ़ रही है, उसके कारण भी क्या आ रहा है, इनके मध्य विविधता में कमी आ रही है। डायरेक्ट सवाल आएगा आनुवांशिक अपर्दन का कारण है तो क्या होगा, चारागाहों का नष्ट होना, उन्नत किस्म वैज्ञानिक खेती और उद्योगों को बढ़ावा, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे आनुवांशिक अपर्दन के कारण होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट में पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट में पॉइंट आएगा बेसिकली जनन द्रव्य संरक्षण, क्या आएगा, जनन द्रव्य संरक्षण, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, जनन द्रव्य संरक्षण। चलिए अब हम बात ये करते हैं कि सर जनन द्रव्य संरक्षण से क्या अभिप्राय है, जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है। अब देखो संरक्षण का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी प्रजाति जब नष्ट होती है तो उसको नष्ट होने से बचाना क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। जैसे मान लो हमारी दीवार है, दीवार पे से पुट्टी गिर गई तो वो नष्ट हो गई पुट्टी, अब पुट्टी को हम अगर वहीं की वहीं रखने की कोशिश करें तो क्या है, उसका संरक्षण है। ऐसे ही हम फसल प्रजातियों की बात करते हैं, कोई भी फसल प्रजाति हो उसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है, उस आनुवांशिक पदार्थ को नष्ट होने से बचाना क्या है, वो है बेसिकली जनन द्रव्य संरक्षण। आप लोगों से सवाल आएगा, कैसे आएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे। जनन द्रव्य संरक्षण क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं किसी विशेष फसल प्रजाति को या किसी फसल प्रजाति या मैं कहूं तो कृषि प्रारूप, ठीक है, को नष्ट होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जनन द्रव्य संरक्षण। कोई भी फसल प्रजाति है या फिर उस फसल प्रजाति का जनन द्रव्य है, उसको नष्ट होने से बचाना क्या कहलाएगा, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। बात यह है कि जनन द्रव्य का संरक्षण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से करते हैं, तो हम याद रखेंगे जनन द्रव्य का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं। सर दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो मैं कहूंगा यहां स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, और दूसरी में अगर बात करूं दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा बेसिकली बाह्य स्थानीय संरक्षण। आप लोगों से सवाल क्या आएगा, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि जनन द्रव्य का संरक्षण कितने प्रकार से, तो सर दो प्रकार से, एक स्वस्थानीय संरक्षण, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय में अंतर क्या है, जब किसी जनन द्रव्य का संरक्षण प्राकृतिक स्थान पर किया जाता है, कहां करते हैं, प्राकृतिक स्थान पर, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। जब किसी जनन द्रव्य का संरक्षण दूसरे स्थान पर किया जाता है, दूसरे स्थान पर, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण। सपोज करो एग्जाम्पल, आपने अपने खेत में गेहूं उगाया, ठीक है, 40 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुए, ठीक है, उस 40 क्विंटल गेहूं को आप कहां रखोगे, अपने घर ही रखोगे, जहां आपने उगाया उसके आसपास आपका घर होगा, अपने घर ही आप रखोगे, तो वो स्वस्थानीय संरक्षण हुआ। एक आपने अपने खेत में आलू उगाया, मान लो आपके खेत में 200 कट्टे आलू हुए, 200 बोरी आलू हुई, क्या उसको आप घर रखोगे, नहीं रखेंगे, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। कहां रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज में। ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनको अगर हम घर पर भंडारित करें तो नष्ट हो जाएंगी, तो फिर उनको कहां रखा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में रखा जाता है। आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि फसल प्रजातियों का प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरे स्थान पर संरक्षण क्या कहलाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण।
सवाल पूछा जाएगा बाह्य स्तनीय संरक्षण कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, बाह्य स्तनीय संरक्षण की, तो कहां कहां किया जाता है, थोड़ा सा गौर करना इंपोर्टेंट है। जैसे मैं अगर बात हम कहां कर सकते हैं, जीन बैंक में कर सकते हैं, हम कहां कर सकते हैं, ब्लड बैंक में कर सकते हैं, जीन बैंक हो गया, ब्लड बैंक हो गया, मैं अगर बात करूं डीएनए बैंक हो गया, डीएनए बैंक, ठीक है, मैं अगर बात करूं क्या हो गया, अंग बैंक हो गया, अंग बैंक, ये सभी क्या हैं, जनन द्रव्य के बाह्य स्तनीय संरक्षण के स्थान है। आपसे प्रश्न पूछेगा जनन द्रव्य का बाह्य स्तनीय संरक्षण कहां किया जाता है, तो इन सभी जगहों पर किया जाता है। क्लियर। एक और चीज हमें यहां से पूछी जाती है, ये हमारी हेडिंग क्या थी, जनन द्रव्य संरक्षण, क्या थी, जनन द्रव्य संरक्षण। अब मैं क्या लिख रहा हूं पॉइंट, उस पर थोड़ा सा गौर करना। अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं बेसिकली जनन द्रव्य संग्रह, जनन द्रव्य संग्रह, ठीक है। अब जनन द्रव्य संग्रह क्या होगा, थोड़ा सा इस कहानी पर भी हम गौर कर लेते हैं, जनन द्रव्य संग्रह क्या है। अब देखो पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, मान लो हमारे पास गेहूं के 3 पादप हैं, ये गेहूं है, ठीक है, ये दूसरे तरीके का गेहूं है, ये भी गेहूं है, ठीक है, और ये तीसरे तरीके का गेहूं है, ये भी गेहूं है, ठीक है। या मान के चलो हमने गेहूं 3 खेतों में उगाया, गेहूं हमने 3 अलग अलग खेतों में उगाया। अब 3 अलग खेतों में उगाया, फिर हमें गेहूं का क्या करना है, उस बीज का भंडारण करना है। तो इन अलग अलग गेहूं के बीजों में क्या होगा, अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ होगा। जब हम इन सभी को इकट्ठा क्या करेंगे, भंडारित करेंगे, इकट्ठा क्या करेंगे, भंडारित करेंगे, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उसको कहा जाएगा जनन द्रव्य संग्रह। क्या कहा जाएगा, जनन द्रव्य संग्रह कहा जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी आप लोग याद रखना, जनरली में लिखूंगा विभिन्न फसल प्रजाति, ध्यान देना इंपोर्टेंट है, आपको सवाल भी आ सकता है यहां से, विभिन्न फसल प्रजाति एवं उनके संबंधियों में, विभिन्न फसल प्रजाति एवं उनके संबंधियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को, आनुवांशिक पदार्थ को इकट्ठा करना या संग्रह करना, संग्रह करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा बेसिकली जनन द्रव्य संग्रह। क्लियर। अब आपसे एक इंपोर्टेंट सवाल आएगा, सबसे इंपोर्टेंट सवाल, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, भारत में जनन द्रव्य संरक्षण का काम किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, भारत में क्या है, NBPGR, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्टली, NBPGR का पूरा नाम क्या है, सबसे पहला सवाल, NBPGR का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है, नाम क्या हुआ, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है। बात यह है कि सर NBPGR का मुख्यालय कहां स्थित है, आपसे ये भी सवाल आएगा। अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, सर कहां पर है, दिल्ली में है, कहां पर है, दिल्ली में। सवाल में यह भी पूछा जाएगा कि भारत में जनन द्रव्य का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत में जनन द्रव्य संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाएगा बेसिकली NBPGR के द्वारा। ये डायरेक्टली सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी, जनन द्रव्य संरक्षण क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर है। जनन द्रव्य संग्रह क्या है, ये भी, जनन द्रव्य संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, इसका मतलब बचाव करना या सुरक्षा करना, ठीक है। भारत में किसके द्वारा, NBPGR के द्वारा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जनन द्रव्य का एक और पॉइंट में आता है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है बेसिकली जीन कोश। क्या है, जीन कोश। सर जीन कोश क्या होते हैं, इसके बारे में भी सवाल आते हैं और इसके बारे में भी हम गौर करेंगे, इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
किसके बारे में बात करें हम? जीन कोष के बारे में बात करें, जीन कोष। अब देखो जीन कोष क्या है। जैसे हमारे पास गेहूं की दो अलग अलग वैरायटी हैं, गेहूं की क्या है हमारे पास? दो अलग अलग वैरायटी है, एक ये गेहूं है, ठीक है, और एक ये बोना गेहूं है, ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी है। अब इन दोनों वैरायटी में क्या होंगे? जीन। क्या होंगे दोनों वैरायटी में? जीन। या फिर क्या होंगे? इन जीनों के विकल्पी होंगे। जीन या इनके क्या होंगे? विकल्पी। जीन या इनके क्या होते हैं? विकल्पी होते हैं। तो दो अलग अलग प्रजाति, या मैं कहूँ तो संकरण योग्य प्रजाति, जो संकरण जिनमें कराया जा सकता है, संकरण योग्य प्रजातियों में पाए जाने वाले जीन और उन जीनों के विकल्पी क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। ये परिभाषा से ही तो सवाल आपको पूछा जाएगा। कैसे सवाल पूछेगा? थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं क्या लिखूंगा? मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहां संकरण योग्य प्रजाति, संकरण योग्य प्रजातियों में पाए जाने वाले जीन एवं उनके विकल्पी, पाए जाने वाले जीन एवं उनके विकल्पी क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बेसिकली जीन कोष। जीन कोष किसको कहा जाएगा? हमारे पास संकरण करने वाली प्रजातियां हैं, उनमें जो जीन और उनके विकल्पी पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली जीन कोष कह रहे हैं, ठीक है। सर सवाल कैसे आएगा? सीधा सवाल आएगा, संकरण योग्य प्रजातियों में पाए जाने वाले जीन एवं उनके विकल्पी कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? जीन कोष कहलाएंगे। फिर हमें सवाल आएगा कि सर ये जो जीन कोष है वो कितने प्रकार के होते हैं? अगर मान लो मैं जीन कोष की बात करूं तो कितने प्रकार होंगे जीन कोष के? आप लोग याद रखना, जीन कोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, एक को तो हम कहेंगे प्राथमिक जीन कोष, प्राथमिक जीन कोष, ठीक है, एक क्या हो गया? प्राथमिक जीन कोष हो गया। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरे क्या होंगे? दूसरों को कहा जाएगा द्वितीयक जीन कोष। एक प्राथमिक जीन कोष हो गया और एक कौन सा हुआ? द्वितीयक जीन कोष हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, तीसरा कौन सा होगा? तीसरे को बेसिकली हम कहेंगे तृतीयक जीन कोष, तृतीयक जीन कोष। अब याद रखना तीनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सरल है, वैसे ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम लोग दिमाग लगाएंगे। जनरली देखो इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा प्राथमिक जीन कोष है, कौन सा? प्राथमिक जीन कोष, ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें संकरण आसानी से हो जाता है। ऐसी प्रजातियां जिनमें संकरण आसानी से होता है, तो जिनमें संकरण आसानी से होता है उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा प्राथमिक जीन कोष। दूसरी में अगर बात करूं, जिनमें संकरण कठिनता से होता है, संकरण कठिनता से होता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा बेसिकली द्वितीयक जीन कोष। और जिनमें संकरण बिल्कुल भी नहीं होगा, संकरण नहीं होता, जिन प्रजातियों में आपस में संकरण नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीयक जीन कोष कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, जरूरी है, जो प्राथमिक जीन कोष है इसकी जो संतति होती है, इसमें जो भी संतान पैदा होती है वो संतति में क्या होगा? सभी उर्वर होते हैं। संतति सभी कैसी होती है? उर्वर या फर्टाइल होती है, जो आगे जनन कर सकती है, ठीक है। द्वितीयक जीन कोष की जो संतति होगी, संतति वो कैसी होगी? वो उर्वर व अनुर्वर दोनों प्रकार की होगी। कुछ उर्वर होंगे और कुछ कैसे होंगे? अनुर्वर होंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं तृतीयक जीन कोष की बात करूं तो इसमें क्या होगा? इसकी जो संतति है वो कैसी होगी? वो अनुर्वर होगी। पहली बात तो संकरण होगा भी नहीं, अगर संकरण हो गया तो संतति कैसी प्राप्त होगी? अनुर्वर, यानी अनफर्टाइल प्राप्त होगी, जो आगे जनन नहीं कर सकेगी, अनुर्वर होगी। सर सवाल कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों को डायरेक्टली सवाल आएगा। पहला, जीन कोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि उस जीन कोष को क्या कहा जाता है जिसमें संकरण आसानी से हो जाता है और सारी संततियां फर्टाइल होती हैं, उर्वर होती हैं, तो प्राथमिक। वह जीन कोष जिसमें संकरण कठिनता से होता है तथा सारी संततियां फर्टाइल नहीं होती, द्वितीयक। जिसमें संकरण नहीं होता और संतति सारी अनफर्टाइल होती है, वो कौन सा है? तो तृतीयक है। तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी हो गई बेसिकली जीन कोष की, ठीक है।
ग्रामीण कंप्लीट हो गया और ये जनन द्रव्य वाला पॉइंट भी अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट और अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है बेसिकली अपना पादप पुरीस्थापन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पादप पुरीस्थापन। ठीक है रवीना, आपस में बात है नहीं, जो भी प्रदीप रवीना और ये हैं बिल्कुल बात नहीं आपस में। जी सर क्लियर है। अमाप क्या होता है, अमाप होता है आकार, अमाप का मतलब है आकार। ठीक है अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे तो बेहतर होगा कि आप शांति बनाए रखें और आराम से सुनते जाएं, वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पादप पुरीस्थापन। अब पादप पुरीस्थापन क्या होता है पहले हम समझेंगे। बेसिकली जैसे मान लो आपका गांव है, बेसिकली मैं पहले चर्चा करूं समझा दूं, इंपोर्टेंट रहेगा। ये आपका गांव है, ये गांव किसका है, आपका, आप में से किसी का भी है। ठीक है और ये गांव है मेरा, ये मेरा गांव है। आपके गांव में क्या होता है, आलू होते हैं। आपके गांव में क्या होते हैं, आलू। मेरे गांव में आलू नहीं होते, तो मैं क्या करूंगा, आपके गांव में से आलू का बीज लाऊंगा और अपने यहाँ आलू उगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, आलू को ऐसे स्थान पर ले जा करके उगाया जहां वो पहले नहीं उगाया जाता था। तो किसी भी फसल प्रजाति को, किसी भी पादप को नए स्थान पर ले जा करके उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरीस्थापन कहलाता है। ठीक है मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा किसी फसल प्रजाति को नए स्थान पर या उस स्थान पर उगाना जहां वो पहले से मौजूद नहीं है। क्या लिखूंगा मैं, किसी फसल प्रजाति को ऐसे स्थान पर उगाना, ऐसे स्थान पर उगाना जहां वह पहले से मौजूद नहीं है, जहां वह पहले से मौजूद नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बेसिकली पादप पुरीस्थापन। क्लियर, या मैं कह सकता हूं नए स्थान पर उगाना या ऐसे स्थान पर उगाना जहां वो पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि सर ये जो पादप पुरीस्थापन है ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो समझ लो डायरेक्टली, यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दो प्रकार का होगा, एक को तो हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे प्राथमिक पुरीस्थापन। अभी समझा दूंगा आपको, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, पुरीस्थापन। ठीक है और दूसरी में अगर बात को, दूसरी क्या होगी, द्वितीयक पुरीस्थापन। एक प्राथमिक पुरीस्थापन और एक क्या होता है, एक होता है बेसिकली द्वितीयक पुरीस्थापन। अब समझो मेरी बात, प्राथमिक और द्वितीयक पुरीस्थापन क्या है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपके गांव में ये कोई पादप है। ठीक है ये पादप आपके गांव में है और ये मेरे गांव में नहीं है, ये मेरा गांव है। ठीक है अब मैं इस पादप को अपने यहाँ लाऊं, मैं आपके पादप को लाया डायरेक्ट, मैंने यहाँ क्या कर ली, इसकी खेती। अगर मैंने डायरेक्टली इसकी खेती कर ली तो ये क्या है, ये प्राथमिक पुरीस्थापन है। क्या है, प्राथमिक पुरीस्थापन। यानी किसी भी प्रजाति को बिना चयन किए डायरेक्टली सीधे नई किस्म के रूप में परिवर्तित करना क्या है, प्राथमिक पुरीस्थापन। मैं आपके यहाँ से इस पौधे को लेकर आया, ये पौधा आपके यहाँ से लाया, ये एक पौधा मेरे यहाँ का था, एक पौधा मेरे यहाँ का था, मैंने दोनों के बीच में क्रॉस कराया, यहां से एक नया पौधा बना, ये वाला नया पौधा बना। फिर मैंने इस पौधे की जाकर के क्या की, खेती की। जब मैं ये वाली प्रोसेस अपनाऊंगा नीचे वाली, तो ये द्वितीयक पुरीस्थापन होगा। जब मैं ऊपर वाली प्रोसेस अपनाऊंगा तो ये क्या होगा, प्राथमिक पुरीस्थापन होगा। क्या होगा, प्राथमिक पुरीस्थापन। यानी किसी भी पादप को सीधे नई किस्म के रूप में उगाना और एक किसी पादप को देसी किस्मों से संकरण करा करके नई किस्म के रूप में उगाना, द्वितीयक और प्राथमिक। लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कह सकता हूं किसी पादप को बिना चयन के नई किस्म के रूप में उगाना। जब हम किसी पादप को बिना किसी चयन के नई किस्म के रूप में उगाते हैं तो प्राथमिक पुरीस्थापन। द्वितीयक पुरीस्थापन क्या होगा,
मैं कह सकता हूं चयनित पादप को, चयनित पादप को देसी किस्मों से, देसी किस्मों से संकरण के बाद, देसी किस्मों से संकरण के बाद नई किस्म के रूप में विमोचित करना, नई किस्म के रूप में विमोचित करना, विमोचित करना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बेसिकली द्वितीयक प्रतिस्थापन। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है कि सर ये जो पादप प्रतिस्थापन है इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा, इस पादप प्रतिस्थापन की जो हानियां हैं वो क्या क्या होती हैं। हर चीज के दो पहलू होंगे, जिसके लाभ होंगे उसकी हानियां होंगी, जिसकी हानियां होंगी उसके लाभ भी होंगे। मैं पूछा जाएगा पादप प्रतिस्थापन के लाभ क्या है, हानि क्या है, तो थोड़ा सा समझो मेरी बात को। पादप प्रतिस्थापन के द्वारा एक तो क्या होता है, नई फसलों का विकास होता है। क्या होता है? नई फसलों का विकास। जैसे मैंने क्या बताया कि आपके यहाँ आलू उगाया जाता है, मेरे यहाँ आलू नहीं उगाया जाता, तो मैं वहां से आलू ले आऊंगा, मेरे यहाँ क्या आ गई, नई फसल आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, नई किस्म का विकास। मान लो आपके यहाँ आलू की कोई एक किस्म उगाई जाती है, मेरे यहाँ आलू की वो किस्म नहीं उगाई जाती, तो मैं आपके यहाँ से ले आऊंगा, क्या हो गया, नई किस्म का विकास हो गया, ठीक है। आगे मैं कह सकता हूं फसलों को, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है ये, फसलों को रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में उगाना, क्षेत्रों में उगाना। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लो आपके गांव में कद्दू की खेती होती है, समझ लो आपके गांव में कद्दू की खेती होती है, कद्दू बढ़िया है, लेकिन समस्या यह है कि आपके गांव में कद्दू में रोग लगता है, तो आप क्या करोगे, उस कद्दू को वहां से उठा करके दूसरी जगह लगा दो, वहां रोग नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया, पादप प्रतिस्थापन के द्वारा फसलों को रोग और कीट मुक्त क्षेत्रों में उगा लिया। ये क्या है, पादप प्रतिस्थापन के लाभ है। अगर मैं बात करूं हानि क्या होगी, ध्यान देना, जब आप दूसरी जगह से कोई पौधा लेकर के आओगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पौधे के साथ में रोग आ जाए नया, उस पौधे के साथ में नया कीट आ जाए, उस पौधे के साथ में नया खरपतवार आ जाए। तो मैं क्या कह सकता हूं प्रतिस्थापन की हानि में, इससे क्या हो सकता है, इससे नए कीट का प्रकोप हो सकता है, नए कीट का प्रकोप हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे नए रोग का प्रकोप हो सकता है, नए रोग का प्रकोप हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे नए खरपतवार का प्रकोप हो सकता है, नए खरपतवार का प्रकोप। ये क्या है, ये बेसिकली पादप प्रतिस्थापन से होने वाली हानियां हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, नेक्स्ट में क्या चीजें पूछी जाती हैं, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट में प्रश्न पूछा जाएगा भारत में पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियां। क्या प्रश्न आएगा, भारत में पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियां, और हमें यहां से सवाल आ सकता है, इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम गौर करेंगे भारत में पादप प्रतिस्थापन की कौन कौन सी जो उपलब्धियां हैं वो होती हैं। चलिए नंबर फर्स्ट देखो, भारत में पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियों की बात कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, एक तो क्या हुआ है, भारत में पादप प्रतिस्थापन के द्वारा नई फसलों का विकास हुआ है। एक तो क्या हुआ है, भारत में नई फसलों का विकास। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं, तो याद रखना जिन फसलों की उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है, दूसरे देशों में हुई है, उनका विकास भारत में किसके द्वारा हुआ है, पादप प्रतिस्थापन के द्वारा। जैसे मैं बात करूं टमाटर है, टमाटर, जैसे मैं बात करूं मूंगफली है, मूंगफली, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ और दूसरी फसल जैसे आलू है, जैसे मैं बात करूं मक्का है। कहने का मतलब ये है कि जिन फसलों की उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है, दूसरे देशों में हुई है, वो भारत में कैसे आई है, पादप प्रतिस्थापन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बेसिकली नई किस्मों का विकास, नई किस्मों का विकास। डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि भारत में पादप प्रतिस्थापन के द्वारा कौन सी नई किस्में विकसित हुई हैं, ऑप्शन आएंगे 4, उनमें किस्म होंगी। अब कौन कौन सी नई किस्मों का विकास हुआ है तो थोड़ा सा देख लो।
अगर मैं बात करूं धान, दो फसलें दे रखी हैं, एक तो धान की दे रखी है और एक गेहूं की दे रखी है। अगर मान लो मैं पहले धान की बात करूं, धान की कौन कौन सी है, जैसे अगर मैं कहूं सबसे इंपोर्टेंट तो IR8 है, और मैं अगर बात करूं तो IR20 है, IR20, और मैं कहूं तो TN1 है। ये कैसी हैं, भारत में पादप प्रतिस्थापन के द्वारा लाई गई हैं, ठीक है। वहीं गेहूं की बात करूं तो गेहूं की कौन सी है, रिडले, गेहूं की कौन सी है, रिडले। मैं अगर बात करूं सोनारो 63, मैं अगर बात करूं सोनारो 64, ये किसकी हैं, ये गेहूं की हैं। आपसे सवाल पूछ लेगा कि भारत में पादप प्रतिस्थापन द्वारा विकसित किस्म है, तो ये सभी किस्में भारत में पादप प्रतिस्थापन के द्वारा विकसित फसल हैं, तो ये फसल है, ठीक है। एक पॉइंट हमें यहां से और याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट है, तो वो पॉइंट है बेसिकली पादप संगरोध। क्या है, पादप संगरोध। इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बोला जाएगा प्लांट क्वारंटाइन। क्या बोला जाएगा, प्लांट क्वारंटाइन बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर बात करूं, थोड़ा समझना, ये आपका गांव है मान लो जयपुर, ठीक है, जयपुर, मेरा गांव है मान लो धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। अब मैं जयपुर से अगर धौलपुर में कोई फसल लेके आ रहा हूं, क्या ला रहा हूं, फसल या फसल का पादप ला रहा हूं, फसल लेकर के आ रहा हूं, तो जब मैं इस फसल को यहां से यहां लेकर के आऊंगा, तो यहां से चलने से पहले, जब मैं इस पादप को यहां से लेकर के चलूंगा, तो यहां से चलने से पहले मैं ये देखूंगा कि इस फसल में कोई रोग तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं है, कोई खरपतवार तो नहीं है। तो किसी भी फसल को रोग कीट और खरपतवार मुक्त सुनिश्चित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पादप संगरोध कहलाती है। और डायरेक्टली आपको सवाल पूछा जाता है, पादप संगरोध क्या है, तो क्लियर हो गया, किसी भी फसल को रोग कीट एवं खरपतवार मुक्त सुनिश्चित करने की क्रिया। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायरेक्टली किसी फसल को, किसी फसल या पादप को रोग कीट एवं खरपतवार मुक्त सुनिश्चित, खरपतवार मुक्त सुनिश्चित करने की क्रिया, सुनिश्चित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्रिया कहलाती है बेसिकली पादप संगरोध। आपसे डायरेक्टली सवाल आएगा पादप संगरोध क्या है, तो पता है हमें, किसी भी फसल को रोग कीट और खरपतवार मुक्त सुनिश्चित करने की क्रिया क्या हो गई, पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन हो गई। और ये आपका पादप प्रतिस्थापन का पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट और अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है अपना संकरण। क्या है, संकरण। आगे में सवाल कहां से आते हैं, संकरण से आते हैं, ठीक है। आज हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आपस में बात नहीं है सर कौन सी स्लाइड है, स्लाइड्स तो बहुत हो गई हमारी, स्लाइड्स तो बहुत हो गई, मान के चलो आप 9वीं स्लाइड है ये। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा संकरण। क्या है, संकरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात तो यही है कि संकरण क्या है, और आपसे कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो संकरण क्या होगा, मान लो हमारे पास में दो पादप है, एक ये पादप है और एक ये पादप है। हर पादप में दो भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। हर पादप में क्या होंगे, दो भाग होंगे, नर भाग और मादा भाग। जब हम एक पादप के नर भाग से दूसरे पादप के मादा भाग में क्या करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, संकरण। ऑब्वियसली बात यह है कि इस पौधे का परागकण होगा, इसी पौधे की वर्तिका होगी, तब तो ठीक है। जैसे पति पत्नी अगर आपस में संयोग करें तो ठीक है, सही बात है ना। तो ऐसे इसी पादप की अगर आपस में करें तो ठीक है। लेकिन जब आपकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए, पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए, तो वो अवैध है, गलत है वो। ऐसे जब कोई पादप दूसरे पादप के साथ क्या करता है, क्रॉस करता है, तो उस पद्धति को क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, संकरण कहा जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा और आपसे सवाल कैसे आएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्क करेंगे। चलिए, हमें सवाल पूछा जाएगा, एक प्रभेद के परागकण, प्रभेद हम कहते हैं किस्म को, ध्यान रखना, प्रभेद किसको कहा जाता है, किस्म को कहा जाता है। हम कहेंगे यहाँ, और आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा
कि एक प्रभेद के पराग कणों द्वारा दूसरे प्रभेद को परागित। अपरागित तो आप जानते होंगे, जब परागकण किसी वर्तिका पर जाकर गिरते वो क्रिया परागण है। परागित कराने की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। आपसे सवाल कैसे आएगा? डायरेक्टली ऐसे कि एक प्रभेद के परागकणों द्वारा दूसरे प्रभेद को परागित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? संकरण कहलाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखो, अगर मैं संकरण की बात करूं, ध्यान रखना, ये क्या है? ये सस्य सुधार की सर्वोत्तम विधि है। क्या है? सस्य सुधार की सर्वोत्तम विधि। सस्य सुधार क्या है? फसलों में सुधार की सबसे अच्छी विधि। अभी इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे? विविधता उत्पादन। सबसे ज्यादा विविधता का उत्पादन इसी विधि के द्वारा होता है। में सवाल पूछा जाएगा कि सस्य सुधार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी होगी? सर संकरण होगी। अब बात यह है कि सर संकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? संकरण के उद्देश्य, अगर मैं संकरण के उद्देश्य की बात करूं तो दो प्रमुख उद्देश्य हैं जहां से हमें सवाल पूछा जाएगा। एक, हम संकरण को किस लिए पढ़ रहे हैं? विविधता उत्पादन के लिए। तो एक उद्देश्य क्या हो गया संकरण का? एक उद्देश्य हो गया विविधता उत्पादन। क्या होगा? विविधता उत्पादन। आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा कि संकरण का उद्देश्य होता है, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, वही अटका देगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बेसिकली संकर बीज उत्पादन। क्या होगा? संकर बीज उत्पादन। अब जब आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि संकरण का उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल क्लियर कहानी है, विविधता का उत्पादन या फिर मैं क्या कहूंगा संकर बीज उत्पादन। दो इसके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे सवाल कैसे आ सकता है? नेक्स्ट में सवाल आएगा कि सर जो संकरण है वो संकरण कितने प्रकार का होता है? संकरण कितने प्रकार का होता है? तो मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में कह सकता हूं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, कि सर संकरण होगा 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा? एक तो मैं कहूंगा अंतः प्रभेदी संकरण, अंतः प्रभेदी संकरण। ठीक है, दूसरा मैं क्या कहूंगा? दूरस्थ संकरण, या इसको क्या बोलेगा? अंतर जातीय संकरण। दूरस्थ संकरण या इसको क्या कहें? अंतर जातीय संकरण। अब समझ लो एक ही लाइन में समझा दो। एक ही जाति के पादपों के मध्य संकरण, एक ही जाति के मध्य संकरण, एक ही जाति के मध्य संकरण। बढ़िया सा एग्जांपल दे दूं आपको, बढ़िया। जैसे हमारे गांव में क्या है? कुत्ते हैं, कुत्ते होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई लोग बाहर से कुत्ते लेके आते हैं। अब कुत्ते में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो नॉर्मली उनकी प्रजाति अलग है। अगर देसी कुत्ता देसी मादा के साथ संपर्क कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है। तो वो कौन सा संकरण है? वो अंतः प्रभेदी संकरण, कि एक ही जाति में। जब हम बाहर से कुत्ता लेकर के आए नई प्रजाति का, और उसका संकरण हमने लोकल की जो अपनी मादा थी उसके साथ में करवा दिया, तो वो प्रजाति चेंज हो गई, नई प्रजाति बन गई। अब वो क्या है? वो बेसिकली दूरस्थ संकरण है, क्योंकि वो हमने अलग अलग जातियों के मध्य करवाया। तो हम कह सकते हैं कि दूरस्थ संकरण क्या होगा? हम कह सकते हैं अलग अलग जातियों के मध्य संकरण, अलग अलग जातियों के मध्य संकरण। ठीक है, और आप लोगों से सवाल परीक्षा में कैसे आएगा? ऐसे ही पूछा जाएगा। या तो सवाल पूछेगा कि संकरण कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे 2 प्रकार का। या सवाल डायरेक्टली पूछ लेगा कि एक ही प्रकार की जाति के मध्य संकरण क्या कहलाता है? अंतः प्रभेदी संकरण। अलग अलग जातियों के मध्य संकरण क्या कहलाता है? तो सर दूरस्थ संकरण कहलाता है। और दूरस्थ संकरण को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है अंतर जातीय संकरण। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा अंतर जातीय संकरण। ठीक है, इसी का नाम क्या होगा? अंतर जातीय संकरण होगा। तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली संकरण के प्रकार हो गए। अब हमें संकरण से एक पॉइंट और आता है। वो पॉइंट कौन सा है? थोड़ा सा गौर करेंगे। वो पॉइंट है बेसिकली हमारा
संकरण की क्रियाविधि क्या है? संकरण की क्रियाविधि, संकरण की क्रियाविधि थोड़ा सा समझेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको यहां से क्रम पूछा जा सकता है कि संकरण की क्रियाविधि का सही क्रम कौन सा है। दो तीन चीजें भी यहां से पूछने लायक हमारी बनती हैं परीक्षा में, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास दो पादप हैं, दो पादप ऐसे, एक ये पादप है ए और एक ये पादप है बी। दोनों के बीच में क्या करवा रहा हूं? संकरण करवा रहा हूं। तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं इन दो पादपों का चुनाव करूंगा। करूंगा कि नहीं? अरे करूंगा कि नहीं? बिल्कुल करूंगा, दो पादपों का चुनाव। अब इन दोनों पादपों को हम क्या कहेंगे? जनक। तो सबसे पहली क्रिया क्या होगी? सबसे पहली क्रिया होगी बेसिकली जनकों का चयन। क्या होगी? जनकों का चयन। ठीक है, मान लो मैंने जनकों का चयन कर लिया। अब मैं ये देखूंगा कि मैंने जो दो पादप लिए हैं क्या वो वास्तव में दूसरे पादपों से अच्छे हैं या मुझे इनकी जगह कोई दूसरे पादप लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इनकी दूसरे पादपों से तुलना करूंगा। क्या करूंगा? तुलना। और अन्य पादपों से तुलना करना क्या कहलाता है? मैंने पहली ही स्लाइड पर बताया था, मूल्यांकन। तो फिर हम क्या करेंगे दूसरे पॉइंट पर? फिर हम दूसरे पॉइंट पर करेंगे जनकों का मूल्यांकन। क्या किया हमने? जनकों का मूल्यांकन किया। ठीक है, अब मान लो हमने जनकों का मूल्यांकन कर लिया और हमें पता चल गया कि जनक हैं वो अच्छे हैं। अब अच्छे हैं तो क्या करूंगा? फिर मैं बेसिकली इनका चुनाव मैंने कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इनमें करवाऊंगा विपुंसन और फैलीकरण। विपुंसन कैसे होगा, फैलीकरण कैसे होगा, मैं अभी समझाऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट आएगा हमारा विपुंसन, अभी समझाऊंगा मैं इनके बारे में विस्तार से। और चौथा पॉइंट आएगा हमारा फैलीकरण। फैलीकरण। अब जनरली होता क्या है, एक फूल की संरचना कैसी होती है थोड़ा सा देखो। एक फूल की संरचना इस तरीके की होती है, ये फूल है, ठीक है, और ये फूल का अंडाशय है, और फूल में ऐसे क्या होता है, ऐसे बेसिकली नरभाग होता है इस तरीके से। अभी हम क्या बना रहे हैं, मान के चलो फूल बना रहे हैं, इस तरीके से कोई फूल है। ठीक है, अब समझना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये भी नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे, और कुछ भी नहीं समझे तो ये भी नहीं समझे। हाँ चलो भाई देखो, थोड़ा सा धैर्य रख के, इंपोर्टेंट चीज है जो भी मैं बताने जा रहा हूं। अब ये क्या है? ये सर फूल है। फूल की संरचना में ये तो भाग होता है, ये हमारा नर भाग है, इसमें इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पराग कोश। क्या कहेंगे? पराग कोश। ठीक है, ये क्या है? पराग नलिका। पराग कोश, पराग नलिका। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पराग कण। पराग कण, पराग कण ही तो कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये वर्तिका है। ये क्या है? वर्तिका। ये क्या है? पादप का अंडाशय। आपसे पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, अंडाशय। और ये क्या है? ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, अब एक्चुअल वे में ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। एक्चुअल वे में मान लो ये हमारा फूल है, इस फूल में हम क्या करवा रहे हैं? पर परागण करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। तो संकरण करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इस पादप के जो पराग कण है वो इस पर ना गिर जाएं। अगर इस पर गिरेंगे तो फिर हम संकरण कैसे करवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा संकरण। तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको काट देते हैं, या तो हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया। अब इसको जो काटने की क्रिया है, हमने किसको काटा? हमने कहा था पराग कोष को। तो पराग कोष को काटने की क्रिया तो क्या कहलाएगी? विपुंसन। पराग कोष को हटाना या काटना क्या कहलाएगा? विपुंसन। या हम क्या करेंगे, या हम इस पराग कोष के ऊपर एक थैली लगा देंगे। हम क्या करेंगे? पराग कोष के ऊपर एक थैली लगा देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पराग कोष के ऊपर एक थैली लगा दी। और ये जो पराग कोष के ऊपर हमने थैली लगाई, इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? इस क्रिया को कहा जाएगा थैलीकरण या बैगिंग। थैलीकरण या बैगिंग कहा जाएगा। और ये दोनों क्रियाएं हमने किस लिए की? ये दोनों क्रियाएं हमने परागण को रोकने के लिए की। तो ये क्या हो गया? विपुंसन हो गया, और ये क्या हो गया? थैलीकरण हो गया। क्लियर है कहानी? ठीक है, आपस में बातें नहीं बेटा। चलिए क्लियर दोनों बातें। अब थोड़ा सा आगे चलो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस पे करेंगे टैगिंग। फिर हम दोनों पे टैग लगाएंगे कि हमने कौन सी वेराइटी ली है, कब संकरण करवाया है, कहां करवाया है, हम टैगिंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? छठे पॉइंट पर
फिर हम कहेंगे ना परागण, परागण। फिर हम बाहर से किसी दूसरे पौधे के परागकण लाएंगे और दूसरे पौधे के परागकण ला करके, मान लो हम इस थैली में क्या लेके आए, इस थैली में परागकण लेकर के आए, तो इन परागकणों को फिर इस पे छोड़ दिया जाएगा। कहां छोड़ देंगे, इनको इस पे छोड़ दिया जाएगा। और इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, इस क्रिया को कहेंगे परागण। क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। तो फिर हमने क्या करवाया, परागण। परागण के बाद में क्या प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, F1 को एकत्रित करेंगे। हमने क्या किया, हमने F1 को एकत्रित किया, ठीक है। तो हमने F1 को क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। फिर F1 को एकत्रित करने के बाद हम क्या करवाते हैं, हम करवाते हैं संकरण द्वारा प्रजनन। क्या करवाते हैं, संकरण द्वारा प्रजनन करवाते हैं। अब यहां से सवाल आते कैसे हैं, आपको थोड़ा सा देखना कैसे सवाल आएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पराग स्त्री केसर को बिना हानि पहुंचाए पराग कोष को हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी, विपुंसन। स्त्री केसर को बिना हानि पहुंचाए पराग कोष को हटाने की क्रिया क्या हो गई, विपुंसन हो गई, ठीक है। हमें प्रश्न पूछेगा पराग कोष के ऊपर थैली लगाने की क्रिया क्या हो गई, बैकिंग हो गई, ठीक है। किसी पादप के पराग कणों को वर्तिकाग्र पर छोड़ना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। यह सवाल पूछ लेगा संकरण की क्रिया विधि का सही क्रम है, तो ऐसे क्रम आपको दिया हुआ होगा, तो ये क्या होगा, सही क्रम होगा, ठीक है। अब एक और इंपोर्टेंट बात है मेरी, एक और इंपोर्टेंट बात क्या है, संकरण द्वारा प्रजनन की विधि। संकरण द्वारा प्रजनन की विधि, यहां से आपको सवाल पूछ लेता है परीक्षा में। कैसे सवाल पूछेगा, थोड़ा सा हम गौर करेंगे। हमें सवाल पूछा जाएगा कि संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं, संकरण द्वारा प्रजनन। और हम जानते हैं कि संकरण द्वारा प्रजनन की पादप में कितनी विधियां हैं, सर 4 विधियां हैं। पादपों में संकरण द्वारा प्रजनन की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। सर 4 विधि कौन कौन सी हैं, उन्हीं से तो सवाल आएगा, तो याद रखना। 4 विधि में मैं अगर बात करूं, एक तो कौन सी विधि है, वंशावली विधि। कौन सी है, वंशावली विधि है, ठीक है। दूसरी में बात करूं, कौन सी विधि है, एक विधि है बेसिकली पुंज विधि, जिसको पेडिग्री मेथड कहा जाता है, पुंज विधि, ठीक है। एक कौन सी विधि है, प्रतीप संकरण है, प्रतीप संकरण, ठीक है। और एक कौन सी विधि है, एक विधि है बहु संकरण। अब आपसे सवाल कैसे आएगा, आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि पादपों में संकरण द्वारा प्रजनन की कितनी विधियां हैं, 4। सर कौन कौन सी विधि है, वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतीप संकरण और बहु संकरण, ठीक है। अब इनमें से सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है, सबसे इंपोर्टेंट है इनमें प्रतीप संकरण। अब हम प्रतीप संकरण के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली इनमें से सबसे इंपोर्टेंट विधि कौन सी है, तो वह प्रतीप संकरण। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रतीप संकरण के बारे में। प्रतीप संकरण होता क्या है, तो ध्यान रखना, मैं एक ही लाइन में लिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा एक ही लाइन से। मैं कह सकता हूं F1 या इसके बाद की पीढ़ी का जनकों से संकरण, अब समझ लो। एक्चुअली हमने क्या करवाया, जैसे मान लो हमने A इंटू बी का क्रॉस करवाया, A इंटू बी क्या है, जनक है। अब इनकी जो संतान प्राप्त हुई, वो संतान प्राप्त हुई सी क्या है, F1 है, सी क्या है, F1। अगर इस F1 का क्रॉस मैं पुनः किसके साथ करवा दूं, F1 का क्रॉस पुनः में करवा दूं A के साथ, तो क्या बना, D बना। अब D क्या है, F2 है, दूसरी पीढ़ी है। लेकिन जब मैंने इस F1 का संकरण इस जनक के साथ करवाया, तो इसको क्या कहा गया, प्रतीप संकरण कहा गया। और याद रखना, प्रतीप संकरण में जिस जनक का प्रयोग बार बार होता है, जिस जनक का प्रयोग बार बार होगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आवर्ती जनक। क्या कहा जाएगा, आवर्ती जनक। आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को कहा जाता है आवर्ती जनक, और जिस जनक का प्रयोग केवल एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बेसिकली अनावर्ती जनक। क्या कहा जाएगा, अनावर्ती जनक। तो हम याद रखेंगे सर, प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को क्या कहा जाएगा, आवर्ती जनक, और जिस जनक का प्रयोग केवल एक बार होगा उसे क्या कहेंगे, उसे अनावर्ती जनक। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे सवाल क्या आएगा, आपसे सवाल आएगा प्रतीप संकरण के लाभ कौन कौन से हैं। तो
तो याद रखना, मैं इंपोर्टेंट बातें बता दूं, अगर हमें सवाल क्या पूछा जाए, प्रतीप संकरण के लाभ पूछे जाए, तो लाभ ये है कि जिस प्रकरण की क्या है, सस्ती और सरल विधि है, सस्ती विधि है। दूसरी में अगर बात हो क्या है, सरल विधि है, ठीक है। और इसके जो नए प्रभेद होते हैं, नए प्रभेद, इन नए प्रभेदों को किसान आसानी से ग्रहण कर लेता है। किसान क्या करता है, आसानी से ग्रहण, क्योंकि किसान की पहचान के होते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेता है, यानी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि उसकी अगली पीढ़ी होती है, अगली पीढ़ी, उस अगली पीढ़ी में मात्र 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। मात्र कितने पौधे, मात्र 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। और आपसे अलग से भी सवाल पूछा जाता है कि प्रतीप संकरण में अगली पीढ़ी में कितने पौधे उगाए जाते हैं, तो मात्र 10 से लेकर के 100 पौधे उगाए जाते हैं। इसकी हानि क्या है, हानि समझ लेना इंपोर्टेंट। अगर मैं हानि की बात करूं, एक ही इंपोर्टेंट हानि है, उसको जान लो आप। हानि इसकी यह है कि जो संतति है वो जनक से अच्छी नहीं होती। जो संतति है, संतति जनक से अच्छी नहीं होती। इसकी हानि क्या है कि इसकी जो संतति है वो जनक से अच्छी नहीं होती। ये क्या है, ये प्रतीप संकरण की हानि है और आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रतीप संकरण इंपोर्टेंट था, क्लियर हो गया। एक और बात याद रखना, बहु संकरण क्या है, जैसे मान लो हम ए और बी का क्रॉस करवा रहे हैं, इसका क्रॉस करवा रहे हैं ए इंटू बी का, कब, जब दो लक्षण अलग अलग पीढ़ियों में है। अगर हम ए इंटू बी इंटू सी का क्रॉस करवाएं, जब एक ही लक्षणों के लिए दो या अधिक जीन प्रारूपों के बीच में संकरण होगा, तो ये क्या कहलाएगा, बहु संकरण होगा। ये तीन के बीच में संकरण हो रहा है लेकिन एक ही लक्षण के लिए हो रहा है, तो ये क्या है, बहु संकरण है। आपको वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी अपनी संकरण वाली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। संकरण की कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम ले चलेंगे अगले पॉइंट पर। सर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बेसिकली अपना उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। अब इसके बारे में इंपोर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछने लायक हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उत्परिवर्तन, सबसे पहली बात, सर उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। आपने कभी सोचा है, जैसे आपके माता पिता सही हैं, माता और पिता ये बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी जो संतान प्राप्त हुई, इनका जो पुत्र प्राप्त हुआ या इनकी जो पुत्री प्राप्त हुई, ये मान लो कैसे आ गई, अचानक से विकलांग आ गई, विकलांग। ये मान लो कैसे आ गई, अचानक से अंधी आ गई, या इनके बीच में कोई क्या हो गई, कमी, किसी भी प्रकार की कमी हो गई। कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे होता है। मान लो माता पिता तो बिल्कुल सही है, लेकिन संतान ऐसी कैसे हो सकती है। बेसिकली हम यही तो मानते हैं कि तैसे ताके मैयो बाप, वैसे वाके लड़का, हमारी भाषा में कहते हैं, यानी जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके जो पुत्र पुत्रियां वो वैसे ही वैसे होते हैं, वही गुण आते हैं। लेकिन अलग कैसे हो जाते हैं फिर, तो अलग होने की एक ही बात है कि इनमें क्या हो जाता है, इनका जो जीन है, इनका जो गुणसूत्र है, उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है, आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, और उस आकस्मिक परिवर्तन के कारण ये सारी जो कमियां हैं इनमें हो जाती हैं। अब ये तो कमी है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है उन कमी के कारण बच्चा ब्रिलियंट पैदा हो जाए। कैसा हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए, यानी विद्वान हो जाए बच्चा, दिमाग ज्यादा आ जाए बच्चे के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकती है। अब ये जो पद्धति है उत्परिवर्तन वाली, अचानक से परिवर्तन वाली, इस पद्धति का उपयोग करते हम पादप में, और पादप में अच्छी किस्म, अच्छी वैरायटी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके लिए अच्छी किस्म बनाने के लिए। और वहां किसको सम्मिलित करते हैं, लाभदायक परिवर्तनों को ही सम्मिलित करते हैं। होते तो दोनों तरह के हैं, लाभदायक और हानिकारक, लेकिन अडेप्ट हम किसको करेंगे, केवल लाभदायक परिवर्तनों को अडेप्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम समझेंगे इसको, यहां से भी हमें सवाल आते हैं। हम गर्ल्स व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं क्या, और निशा आपस में बातें नहीं, ना किसी का नंबर कोई शेयर करेगा, ध्यान रखना बेटा, मैं देख नहीं रहा हूं तो ध्यान रखना, बाद में भी कमेंट देखता हूं मैं। अब देखो उत्परिवर्तन क्या है, कैसे सवाल आएगा। सबसे पहली बात और इंपोर्टेंट बात में पूछी जाएगी, उत्परिवर्तन क्या है। तो मैं क्या कह सकता हूं, किसी पादप के जीनों में होने वाले, जीन या मैं कहता हूं गुणसूत्र, होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन। किसी पादप के जीन में, किसी पादप के गुणसूत्र में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे। हमें सवाल पूछा जाएगा कि सर ये उत्परिवर्तन जो शब्द है,
वो किसने दिया? तो शब्द दिया बेसिकली ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। और कब दिया? ये दिया 1900 में। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि उत्परिवर्तन की खोज किसने की? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। कब दिया? 1900 में दिया। ठीक है, दूसरी बात देखो, नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक हमें प्रश्न पूछा जाता है ड्रोसोफिला में सफेद आंख उत्परिवर्तन की खोज। ड्रोसोफिला आपकी किताब में दिया हुआ है तो इंपोर्टेंट है। ड्रोसोफिला में सफेद आंख उत्परिवर्तन, ध्यान रखना सवाल आपसे पूछा जाएगा ड्रोसोफिला में सफेद आंख उत्परिवर्तन की खोज किसने की? तो याद रखना किसने की? टीएच मॉर्गन ने। किसने की? टीएच मॉर्गन ने की। ठीक है, ड्रोसोफिला में सफेद आंख उत्परिवर्तन खोज लिया। एक और मैं अगर बात करूं, एक हमें प्रश्न पूछा जाएगा उत्परिवर्तन के द्वारा एंकल भेड़ का विकास किसने किया? किसका? एंकल भेड़, जो कि छोटे पैरों वाली भेड़ है। एंकल भेड़ का विकास किसने किया? ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो ये किया बेसिकली सेट राइट ने। एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम क्या है? सेट राइट। उस सेट राइट ने क्या किया? उत्परिवर्तन के द्वारा एंकल भेड़ का विकास किया। एंकल नामक नस्ल की भेड़ क्या हुई? उसने बनाई। ठीक है, ये कहानी होगी उत्परिवर्तन के संबंध में जो आपकी किताब में नॉर्मल वे में दी हुई है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमें पूछा जाता है बेसिकली उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार, अगर मैं प्रकार की बात करूं तो याद रखना उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो मैं कहूंगा यहां स्वतः उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन। ठीक है, दूसरा मैं क्या कहूंगा? दूसरा मैं कहूंगा प्रेरित उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, एक तो स्वतः उत्परिवर्तन और एक प्रेरित उत्परिवर्तन। अब मेरी इंपोर्टेंट बात याद रखना, यहां से आपको सवाल आता है। पहला सवाल तो ये पूछ लेगा उत्परिवर्तन कितने प्रकार का? तो सर 2 प्रकार का, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, अगर मैं स्वतः उत्परिवर्तन की बात करूं तो ये ऐसा उत्परिवर्तन है जो बिना कारणों के पैदा होता है। बिना कारणों के स्वतः उत्पन्न होता है। ऐसा उत्परिवर्तन जो बिना कारणों के स्वतः उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्वतः उत्परिवर्तन। ऐसा उत्परिवर्तन जो कारकों द्वारा उत्पन्न होता है, कारकों द्वारा उत्पन्न, ऐसा उत्परिवर्तन जो कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे बेसिकली हम कहेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट बात यह है कि जो स्वतः उत्परिवर्तन उसकी गति कैसी होती है? उसकी गति होती है धीमी। कैसी होगी? धीमी। और अगर मैं प्रेरित उत्परिवर्तन की बात करूं तो इसकी गति कैसी होती है? इसकी गति होती है बेसिकली तीव्र। ठीक है, तो स्वतः उत्परिवर्तन की गति धीमी होगी और प्रेरित उत्परिवर्तन की गति क्या होगी? तीव्र या तेज होगी। सर कितनी होगी? कितनी होगी? तो स्वतः उत्परिवर्तन की गति हमारी किताब में दी हुई है। कितनी होती है? 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁴। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्टली कि स्वतः उत्परिवर्तन की गति कितनी होती है? 10⁻⁷ से 10⁻⁴ होती है। और प्रेरित उत्परिवर्तन कितनी होगी? तो 10⁻⁴ से अधिक होगी। ठीक है, क्लियर? ये क्या बात हो गई? उत्परिवर्तन के प्रकार की बात हो गई। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलूंगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आता है हमें उत्परिवर्तजन। उत्परिवर्तजन, इनको बोले थे म्यूटेंट। उत्परिवर्तन की क्रिया को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन, और ये क्या है? ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा? मैं डायरेक्टली कहूंगा यहां पर वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं। वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाएगा बेसिकली उत्परिवर्तजन। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये जो उत्परिवर्तजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा। सर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो मैं अगर बात करूं यहां भौतिक उत्परिवर्तजन। कौन से? भौतिक उत्परिवर्तजन। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे हमारे
रासायनिक उत्परिवर्तजन। और यहां से भी आपको सवाल आता है कि निम्न में से भौतिक उत्परिवर्तजन कौन सा है, रासायनिक उत्परिवर्तजन कौन सा है, ऐसे सवाल आते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भौतिक उत्परिवर्तन में सारी हमारी प्रकाश किरणें आती हैं। कौन कौन सी प्रकाश किरणें आएंगी, जैसे मैं अगर बात करूं गामा किरण, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं पराबैंगनी विकिरण, गामा किरण है, पराबैंगनी विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण। इसके आगे अगर बात करूं अल्फा कण, बीटा कण, जो भी है अल्फा बीटा गामा जितनी भी किरणें हैं वो भौतिक में आएंगी। ठीक है सर, रासायनिक में कौन कौन से आएंगी, रासायनिक में आएंगे हमारे सारे के सारे कृषि रसायन। क्या आएंगे, कृषि रसायन। फसल में हम जितने भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो सभी रसायन कहाँ आते हैं, रासायनिक में आते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कवकनाशी है, जैसे मैं अगर कहूं तो यहाँ कीटनाशी है, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं यहाँ शाकनाशी है, शाकनाशी, जैसे मैं कहूं यहाँ जीवाणुनाशी है। यानी फसल उत्पादन में जितने भी रासायनिक पदार्थ हम उपयोग कर रहे हैं सभी रासायनिक पदार्थ क्या हैं, उत्परिवर्तजन्य। कौन से, रासायनिक। सीधा सीधा सवाल आता है, निम्न में से रासायनिक उत्परिवर्तजन कौन सा है, निम्न में से भौतिक उत्परिवर्तजन कौन सा है। तो दोनों बातें हमारी बेसिकली क्लियर है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या आता है, एक और मैं बता रहा हूं बस केवल, उत्परिवर्तन प्रेरण। जब हम उत्परिवर्तन का प्रयोग, जो उत्परिवर्तक जन है इनका प्रयोग करके पादपों में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन प्रेरण कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है, तो मैं लिखा देता हूं, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, आप लोग नोट कर लेना। पॉइंट क्या है, उत्परिवर्तन प्रेरण, प्रेरण थोड़ा सा समझ लो इसको क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। उत्परिवर्तन प्रेरण क्या होगा, मैं कह सकता हूं उत्परिवर्तजनों द्वारा, उत्परिवर्तजनों द्वारा उत्परिवर्तन पैदा करना, पैदा करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेसिकली उत्परिवर्तन प्रेरण। और इसके द्वारा अगर हम पादपों में प्रजनन करवाते हैं उस क्रियाविधि को क्या कहा जाता है, उस क्रियाविधि को कहा जाएगा बेसिकली उत्परिवर्त जनन। क्या कहा जाएगा, उत्परिवर्त जनन कहा जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया, उत्परिवर्तन वाला। उत्परिवर्तन क्या है, कंप्लीट है। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अपना बहुगुणिता। बहुत अच्छा पॉइंट है, वहां से भी हमें सवाल आते हैं। तो नेक्स्ट हम किस पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसिकली बहुगुणिता। अगला पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बहुगुणिता। बहुगुणिता क्या होती है, थोड़ा सा हम गौर करेंगे, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट है बहुगुणिता। ठीक है, जैसे मान लो हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2n बराबर 40। हमारी बॉडी में कितने गुणसूत्र हैं, 2n बराबर 40। अब हमारी बॉडी में क्या हो जाए, गुणसूत्र की कमी हो जाए, मान लो 40 की जगह 45 हो जाए, या ये 40 की जगह 47 हो जाए, तो गुणसूत्रों की क्या हो रही है, कमियां वृद्धि। और इस गुणसूत्रों की कमियां वृद्धि को क्या कहा जाएगा, गुणसूत्रों की कमियां वृद्धि को कहा जाएगा बहुगुणिता। मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके नीचे एक लाइन लिखूंगा इंपोर्टेंट, उसके बाद हम समझेंगे। मैं कह सकता हूं कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि। जब किसी पादप की कायिक कोशिकाओं में क्या हो जाए, गुणसूत्रों की कमियां वृद्धि हो जाए, तब उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, तब उस स्थिति को कहा जाएगा बेसिकली बहुगुणिता। अब इंपोर्टेंट बात क्या है, एक तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि किसी पादप की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कमियां वृद्धि कहलाती है, तो कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कमियां वृद्धि को क्या कहा जाएगा, बेसिकली इसको कहा जाएगा बहुगुणिता। अब बात यह है कि सर ये जो बहुगुणिता है वो कितने प्रकार की होती है, बहुगुणिता कितने प्रकार की होती है, तो हम याद रखेंगे बहुगुणिता में एक तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, एक तो मैं इसको कह सकता हूं असुगुणिता। क्या कहूंगा, असुगुणिता। ठीक है, तो एक तो मेरा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा,
असुगुणता बनेगा। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूं, दूसरे पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं, दूसरे पॉइंट को मैं कहूंगा सगुणता। यहां से भी हमें सवाल पूछा जाएगा, गौर करना, इंपोर्टेंट सवाल आएगा असुगुणता और सगुणता के बारे में। चलिए, अगर मैं यहां असुगुणता की बात करूं तो असुगुणता क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या में, ये क्या होगी, संख्या में एक या अधिक की, संख्या में एक या अधिक की कमी या वृद्धि। जब गुणसूत्रों की संख्या में एक या अधिक की कमी या वृद्धि होती है तो असुगुणता। फिर सर सगुणता क्या है, सगुणता है बेसिकली गुणसूत्रों की प्रति या जीनोम में कमी या वृद्धि, गुणसूत्रों की प्रति या जीनोम में कमी या वृद्धि। जैसे एक तो कमी ऐसे हो रही है कि हमारे पास 40 थे, 40 में से हमारे पास एक कम हो गया तो कितने रह गए, 45 रह गए। मान लो हमारे पास 40 थे, एक ज्यादा हो गया तो कितने हो गए, मान लो ये हमारे पास में हो गए 47। एक तो ऐसे हो गया, एक कमी हो गई। जैसे 2n बराबर कितने थे, 46, n बराबर कितने थे, 23। पहले 23 थे और ये कितने हो जाए, 40 हो जाए। या फिर मान लो ये 4n हो जाए, 4n बराबर कितने हो जाएंगे, 4n बराबर ये हो जाएंगे 92, कितने हो जाएंगे, 92। तो ये क्या हो रहा है, ये जीनोम में परिवर्तन हो रहा है, प्रतियों में परिवर्तन हो रहा है, जोड़े में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम सगुणता। जब संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है तो इसको क्या कहा जाएगा, असुगुणता कहा जाएगा। ठीक है, अब याद रखना इसमें भी हमारे 2 पॉइंट होते हैं, इंपोर्टेंट है। 2 पॉइंट कैसे होंगे, एक तो इसमें कहा जाएगा अधिकता, या तो गुणसूत्रों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, और या गुणसूत्रों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। जब किसी पादप की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की अधिकता होती है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है अधिगुणता। क्या कहा जाएगा, अधिगुणता। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि कहलाती है अधिगुणता, गुणसूत्रों की संख्या में कमी कहलाती है तो कमी क्या कहलाएगी, कमी कहलाएगी अधोगुणता। क्या कहलाएगी, अधोगुणता। अधिगुणता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, अधिगुणता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी। अब जब एक की कमी होगी तो एक न्यून सूत्री, 2 की कमी होगी तो द्विन्यून सूत्री, एक की अधिकता होगी तो एकाधिसूत्री, 2 की अधिकता होगी तो द्वाधिसूत्री। इस तरह से नीचे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं स्वगुणता की बात करूं, स्वगुणता भी 2 प्रकार की होती है, इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं हमारे। कौन कौन से, थोड़ा सा गौर करना। अब देखो 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो मैं अगर बात करूं स्वबहुगुणता, स्वबहुगुणता, ठीक है, और एक में अगर बात करूं तो एक कौन सा है, एक है बेसिकली पराबहुगुणता। एक तो स्वबहुगुणता है और एक कौन सी है, एक पराबहुगुणता है। दोनों से में सवाल आते हैं, थोड़ा सा गौर करना। अब स्वबहुगुणता क्या होगा, जब समान प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जैसे मान लो कोई पादप पहले n था, फिर वो क्या हो गया 2n हो गया, फिर वो क्या हो गया 3n हो गया। तो ऐसे अगर गुणसूत्रों की संख्या वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वबहुगुणता कहा जाएगा। ऐसे ही अगर अलग अलग गुणसूत्र मिल रहे हैं, जैसे 2 कंडीशन बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, 2 कंडीशन हो रही है। एक तो ऐसे हुआ n यानी 2n मिला प्लस 2n मिला, तो 2n क्या हो गए, 4n हो गए, 4n। इसे क्या कहा जाएगा, चतुष्गुणता कहा जाएगा। क्या कहेंगे, चतुष्गुणता, यानी 4n हो गया। ऐसे 3 अलग अलग तरीके मिले, 2n प्लस 2n प्लस 2n ऐसे मिले। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली षटगुणता, परा षटगुणता, ये परा चतुष्गुणता हो गई। ठीक है, तो अलग अलग जो गुणसूत्र है वो आपस में आकर के मिल रहे हैं, तो ये क्या है, परा बहुगुणता, और ये क्या है, स्वबहुगुणता, जब समान गुणसूत्रों की प्रतियों में परिवर्तन होता है। कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आपको सवाल आ सकता है, वो ऐसे भी पूछ लेगा, काय गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है, बहुगुणता कहलाती है। वो पूछ लेगा संख्या में एक या अधिक की कमी या वृद्धि क्या कहलाएगी, असुगुणता। प्रतियों या जीनों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा, सगुणता। वो पूछ लेगा एक अधिकता क्या कहलाती है गुणसूत्रों की, तो अधिगुणता। कमी क्या कहलाती है, तो अधोगुणता। ठीक है, समान प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन स्वबहुगुणता, असमान गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन पराबहुगुणता। ठीक है, इसके बाद एक और जो इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमें, वो कौन सा है, हमें डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि स्वगुणता यानी सगुणता का पादप प्रजनन महत्व क्या है, सगुणता का पादप प्रजनन महत्व क्या है। दोनों के क्या पूछे जाएंगे, पादप प्रजनन में महत्व पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं
कि पादप प्रजनन में महत्व के बारे में कैसे सवाल आएगा उसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है चैप्टर अपना, बस पूरा चैप्टर अपना थोड़ा सा बचा हुआ है और हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या बात करें, पहले हम बात करेंगे असुगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व। इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे सवाल आता है। अब पॉइंट क्या है, असुगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व। असुगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व, ऑब्वियसली देखेंगे क्या महत्व होता है असुगुणिता का पादप प्रजनन में, और इंपोर्टेंट भी है। थोड़ा सा देखो, हमारे पास में 3 इसके एग्जाम्पल है। एक तो मैं अगर बात करूं हमारे पास में न्यून सूत्री, न्यून सूत्री का मतलब जिनमें गुणसूत्रों की कमी पाई जाती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या दे रखा है, एकाद सूत्री, जिसके पास एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता होती है, एकाद सूत्री। 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, और एक कौन सा दे रखा है हमें, एक दे रखा है द्विन्यून सूत्री, द्विन्यून सूत्री। अब इन तीनों का उपयोग होता कहां है, समझ लो, आपको सवाल भी पूछे जाते हैं, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट भाई। जो न्यून सूत्री होते हैं इनका प्रयोग कहां होता है, इनका प्रयोग होता है प्रतिस्थापन लाइनों बनाने में, प्रतिस्थापन लाइनों के उत्पादन में, लाइनों के उत्पादन। प्रतिस्थापन लाइनों का मतलब प्रतिस्थापन किस्मों के उत्पादन में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एकाद सूत्री का प्रयोग कहां होगा, इसका प्रयोग होगा बेसिकली विदेशी लाइनों के उत्पादन में, यानी जो विदेशी किस्म हैं, विदेशी किस्मों के उत्पादन में, विदेशी लाइनों के उत्पादन में। एक और बात याद रखना, जो हमारी प्रतिस्थापन लाइनें हैं इनका प्रयोग कहां होता है, रोदिता जीनों के ट्रांसफर में। कहां होगा, रोदिता जीनों के स्थानांतरण में। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिस्थापन लाइनों का प्रयोग कहां होता है, तो रोदिता जीनों के स्थानांतरण में होता है, ठीक है। और इनका प्रयोग विदेशी लाइनों के निष्पादन में या जीनों के स्थानांतरण में, ठीक है। द्विनील सूत्री सबसे इंपोर्टेंट है, द्विनील सूत्री का उपयोग होता है गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का पता लगाने में, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का पता लगाने में। आप लोगों से सवाल क्या आएगा, आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो द्विनील सूत्री जिसके अंदर 2 गुणसूत्र कम होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा विदेशी लाइनों के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं, एकाद सूत्री का। प्रतिस्थापन लाइनें किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो न्यून सूत्री के द्वारा बनाई जाती है। ये क्या हो गया, असुगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व हो गया, ठीक है। एक और इंपोर्टेंट देखो इसके नीचे जस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंपोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली अगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व। अगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व, इंपोर्टेंट लाइन है ये भी। अगुणिता का पादप प्रजनन में क्या महत्व होगा, सबसे पहली बात तो यह कि सर अगुणिता क्या होती है, अगुणिता का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझो। जैसे मैंने क्या बताया, मान लो कोई पादप 2n है, 2n का मतलब क्या है कि वो द्विगुणित है, 2n का मतलब क्या है, वो द्विगुणित है। मान लो अगर कोई पादप n है तो n का मतलब क्या है, वो अगुणित है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, अगुणिता का पादप प्रजनन में महत्व क्या है, तो बेसिकली में याद रखेंगे अगुणिता का पादप प्रजनन में क्या होता है, इसका बेसिकली उपयोग किया जाता है शुद्ध द्विगुणित समयुग्मजी लाइनों के उत्पादन में। लाइन का मतलब किस्म, लाइनों के उत्पादन में। सर कैसे, जैसे मान लो कोई पादप n है, जैसे मान लो कोई पादप n है प्लस एक और n मिल गई तो क्या बना 2n, इसमें दोनों n समान है, समान है तो इसका मतलब क्या है, समयुग्मजी द्विगुणित है। द्विगुणित तो है लेकिन दोनों जीन समान है तो समयुग्मजी द्विगुणित है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि समयुग्मजी द्विगुणितों के उत्पादन में, समयुग्मजी द्विगुणितों के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो अगुणिता का होता है। किसका होगा, अगुणिता का होगा। क्लियर, एक और चलते हैं। अब यहाँ कौन कौन से बचे हुए हैं, इसका तो कंप्लीट हो गया। अब बची है स्वभौगुणता और पराभौगुणता, इन दोनों के बारे में और जान लेते हैं।
चलिए अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा बेसिकली स्वबहुगुणता, स्वबहुगुणता का। क्या कर रहे हैं हम, पादप प्रजनन में महत्व। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात बताऊंगा, केवल इंपोर्टेंट। अब स्वबहुगुणता के कारण पादपों में क्या होता है थोड़ा सा समझ जाओ बस। केवल एक तो इसके जो प्रभाव है, पहली बात इसका प्रभाव कहाँ होता है, इसका प्रभाव होता है बेसिकली स्वपरागित पादपों में। कहाँ होता है, स्वपरागित पादपों में होता है, ठीक है। दूसरी बात इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आमाप का मतलब वही आकार व ओज में वृद्धि होती है। आमाप व ओज में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात समझो, इससे क्या होता है पादप में, इससे पादप में बीजों का आकार, बीजों या मैं कहूं तो फलों का आकार बढ़ता है, बीजों या फलों का आकार बढ़ता है। इसके कारण क्या होता है, पादप में बीजों या फलों का आकार बढ़ता है। लेकिन समस्या ये है कि फलों और बीजों की संख्या में कमी आती है, संख्या में कमी आ जाएगी लेकिन आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इसका महत्व हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा मैं अगर बात करूं पराबहुगुणता, पराबहुगुणता का पादप प्रजनन में महत्व। अब प्रश्न कैसे आएगा मैं भी बताऊंगा आपको, पहले इसको समझो। अब हम बात कर रहे हैं पराबहुगुणता के पादप प्रजनन में महत्व की। इसका क्या महत्व होगा थोड़ा सा गौर करेंगे। चलिए देखो यहां पराबहुगुणता का महत्व सबसे इंपोर्टेंट बात है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक साथ अनेक लक्षणों का, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक साथ अनेक लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर सकते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से किसके द्वारा एक साथ अनेक लक्षणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया जा सकता है, तो किसके द्वारा करेंगे, पराबहुगुणता के द्वारा। दूसरा इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा नई फसलों का विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नई फसलों का विकास। अब आप कहोगे सर ऐसी कोई नई फसल है जिसका विकास पराबहुगुणता के द्वारा किया गया है, अरे बिल्कुल है। कौन सी है, आपने पढ़ा होगा ट्रिटिकेल। क्या पढ़ा है आपने, ट्रिटिकेल। अगर मैं ट्रिटिकेल की बात करूं तो किसके संकरण से बनाई गई है, ये गेहूं इंटू राई के संकरण से बनाई गई है। किसके संकरण से, गेहूं इंटू राई के संकरण से बनाई गई है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि ट्रिटिकेल का विकास किसके द्वारा हुआ है, तो पराबहुगुणता के द्वारा। किस किसके संकरण से, गेहूं इंटू राई के संकरण से, ठीक है, गेहूं इंटू राई। 4n क्या था, गेहूं चतुर्गुणित गेहूं था, ठीक है, और 2n क्या थी, राई थी। क्या बन गया, षटगुणित गेहूं बन गया, ट्रिटिकेल बना कि नहीं, ठीक है। एक और सवाल आपको यहां से पूछा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक पॉइंट क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा बेसिकली षटगुणित गेहूं। क्या आएगा, षटगुणित गेहूं आएगा। अब अगर मान लो हम षटगुणित गेहूं की बात करें तो षटगुणित गेहूं के संबंध में क्या आता है, एक्चुअली षटगुणित गेहूं में 3 जीनोम होते हैं। हमें जीनोम के सवाल पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा षटगुणित गेहूं में कितने जीनोम होंगे, 3 जीनोम होंगे। सर 3 जीनोम कौन कौन से हैं, तो आप याद रखोगे 3 जीनोम, ए बी और डी, ए बी और डी। अब ए कौन सा है, ए है बेसिकली ट्रिटिकम मोनोकोकम। ए कौन सा है, ए है बेसिकली ट्रिटिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम, ठीक है। बी क्या है, बी जीनोम अज्ञात है, ठीक है। डी कौन सा है, एजिलोप्स, एजिलोप्स। अब आपसे सवाल कैसे आएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, अभी टाइम लगेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा गेहूं में कितने जीनोम पाए जाते हैं। अगर हम गेहूं में जीनोम की बात करूं, कितने जीनोम है, 3 जीनोम है। कौन कौन से, ए बी और डी। अब सवाल क्या आएगा, अब सवाल ये है कि ए जीनोम का नाम क्या है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। बी जीनोम का नाम क्या है, तो बी जीनोम अज्ञात है। सी जीनोम कौन सा है, तो सी जीनोम बेसिकली एजिलोप्स। तो यहां से भी आपको सवाल जो है पूछे जाते हैं। ये आपका बहुगुणता का पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुगुणता अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या बचा है, अब केवल एक ही पॉइंट बचा हुआ है हमारा पूरे चैप्टर में,
और वो पॉइंट है बेसिकली चयन या सिलेक्शन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे चयन या सिलेक्शन के बारे में। तो चलिए अगला और लास्ट पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में, या मैं ऐसे ही पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग पढ़ते जा रहे हो जबरदस्ती? है पानी दे बोतल में, ठंडा ये गर्म है। हाँ रोशनी डामोर क्लियर है, प्रदीप चलो बहुत बढ़िया। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, फिर अपनी क्लास फिनिश हो जाएगी। डीके यस, रोशनी। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा गौर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना चयन, चयन या इसको क्या बोलते हैं अपन, सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन। पहले मेरी बात समझना, अगर तुम समझ गए तो समझ लो कि तुमने सब कुछ सीख लिया। मान लो कोई भर्ती निकलती है, ठीक है, कोई भर्ती निकली, मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती निकली, कितने पदों पर निकली? मान लो 1000 पदों पर निकली, 1000 पदों पर, ठीक है। आवेदन कितने लोगों ने किया? मेरी बात पर गौर करना, आवेदन किया मान लो 2 लाख लोगों ने, ठीक है। अब इन 2 लाख में से नौकरी कितने लोगों की लगेगी? 1000 की। कौन से 1000 होंगे? जो 1000 पढ़ाई में उत्तम होंगे। कैसे होंगे? उत्तम। जो 1000 कैसे होंगे? उत्कृष्ट होंगे। इन 2 लाख में से 1000 कैसे होंगे? उत्तम या उत्कृष्ट होंगे। अरे ये हमने क्या किया? चयन या सिलेक्शन ही तो किया। ये हमने क्या किया? 2 लाख में से 1000 को छांटा, तो ये क्या है? चयन या सिलेक्शन है। ऐसे ही पादपों की विभिन्न सारी प्रजातियां होती हैं, उन विभिन्न सारी प्रजातियों में से हम क्या करते हैं? उत्कृष्ट लक्षणों वाली प्रजाति का चुनाव करके प्रजनन करवाते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? चयन या सिलेक्शन बोला जाता है। क्लियर है ना कहानी? क्लियर होगी? तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा सा गौर करेंगे। चलिए मैं लिखूंगा यहां विभिन्न विभिन्न फसल प्रजातियों में से, फसल प्रजातियों में से, प्रजातियों में से उत्कृष्ट 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 लक्षणों का, उत्कृष्ट लक्षणों का चुनाव कर संतति पैदा करना, संतति उत्पन्न करना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा बेसिकली चयन या सिलेक्शन। विभिन्न फसल प्रजातियों में से उत्कृष्ट लक्षणों का चुनाव करके संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? चयन या सिलेक्शन कहलाता है। सर चयन या सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है? अगर हमें प्रकार पूछे जाए तो बेसिकली मैं कहूंगा कि सर चयन या सिलेक्शन 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक तो मैं कहूंगा प्राकृतिक चयन। क्या होगा? प्राकृतिक चयन होगा, प्राकृतिक चयन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बेसिकली कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन क्या होगा? जब प्रकृति द्वारा चयन होता है, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक चयन कहा जाएगा। जैसे समझो मेरी बात को, आपका ये खेत है, ठीक है, इस खेत में खरपतवार भी उगते हैं, ठीक है, इस खेत में फसल के पौधे भी उगेंगे। क्या उगा हुआ है? फसल भी उगी हुई है, इस खेत में खरपतवार भी उगे हुए हैं। अब क्या होता है, कई जगह तो खरपतवार के पौधे मर जाते हैं, कई जगह फसलों के पौधे मर जाते हैं। यानी जो पौधे मजबूत होते हैं वो जीवित रह जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो मर जाते हैं। ये क्या है? ये चयन है, प्रकृति द्वारा खुद हुआ है। ये चयन हमने नहीं किया, ये प्रकृति द्वारा खुद हुआ है। अगर हम करते तो हम क्या करते? खरपतवारों को हटा देते और केवल फसल के पादपों को छोड़ते, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते। तो जब मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार चयन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कृत्रिम चयन कहा जाता है, यानी मानवीय आवश्यकता अनुसार। अगर मैं कहूं कि अगर चयन किसके अनुसार है? मानवीय आवश्यकता अनुसार, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे कृत्रिम चयन। जब चयन प्रकृति के द्वारा होता है तब उसे क्या कहा जाएगा? तब उसे कहा जाएगा प्राकृतिक चयन, ठीक है। और कैसे सवाल आते हैं? अब जनरली में सवाल आता है चयन की विधियां, चयन या सिलेक्शन की विधियां, मेथड ऑफ सिलेक्शन।
चयन या सिलेक्शन की विधियां। इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। चयन या सिलेक्शन की विधियों में इंपोर्टेंट बात क्या है? इंपोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास दो प्रकार की फसल है। एक तो मैं अगर बात करूं स्वपरागित, ठीक है, और दूसरी में अगर बात करूं तो परपरागित। परपरागित, और दोनों फसलों में जो चयन की विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं। और हमें सवाल भी पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा स्वपरागित फसलों में चयन किसके द्वारा होता है, परपरागित फसलों में चयन किसके द्वारा होगा। तो याद रखना, स्वपरागित फसलों में चयन की दो विधियां हैं। एक तो मैं अगर बात करूं कौन सा, समूह चयन, समूह चयन, और एक में अगर बात करूं तो एक हम क्या करेंगे, शुद्ध वंशक्रम चयन। शुद्ध वंशक्रम चयन, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं परपरागित फसलों में बात करूं, परपरागित फसलों में भी चयन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो मैं अगर बात करूं समूह चयन, या पहले में ले लूं या आवर्ती चयन, आवर्ती चयन, ठीक है। और दूसरी में अगर बात करूं तो कौन सा है, समूह चयन है। आवर्ती चयन, और आवर्ती चयन के बाद क्या हो गया, समूह चयन हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब समझो मेरी बात, एक और इंपोर्टेंट, आपसे सवाल पूछा जाएगा स्वपरागित फसलों में चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो ध्यान रखना, स्वपरागित फसलों में चयन की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है, वो शुद्ध वंशक्रम चयन है, ठीक है। ऐसे ही हमें सवाल आएगा परपरागित फसलों में चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो परपरागित फसलों में चयन की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है, वो बेसिकली समूह चयन है। क्लियर? समूह चयन परपरागित फसलों में सर्वोत्तम होती है, शुद्ध वंशक्रम चयन कहाँ है, तो ये बेसिकली स्वपरागित फसलों में सर्वोत्तम होती है। क्लियर हो गया, समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन। अब मैं एक अंतर बताऊंगा समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन में, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है क्या अंतर होता है, वहां से हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन में अंतर। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास में दो फैक्टर हैं। दो फैक्टर कौन कौन से सर? एक तो है हमारे पास समूह चयन, और एक है हमारे पास में शुद्ध वंशक्रम चयन। दोनों में हम क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहां क्या है, समूह चयन, ठीक है, और ये क्या है, शुद्ध वंशक्रम चयन। यहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, समझ लेना बात को। अब अगर मैं समूह चयन की बात करूं, आप याद रखना, गौर करना, इंपोर्टेंट बात क्या बता रहा हूं। समूह चयन में क्या होता है, बेसिकली ये सस्ती विधि है। ये क्या है, ये बेसिकली सस्ती विधि है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि चयन की सस्ती विधि कौन सी है, तो समूह चयन है। इसकी मैं अगर बात करूं, ये जो विधि है ये कैसी है, ये बेसिकली महंगी विधि है। ये क्या है, ये महंगी विधि है, ठीक है। इसके बाद और भी याद रखना, इसकी मैं अगर बात करूं तो इस विधि में जो सुधार होता है वो क्या होता है, कम होता है। सुधार क्या होगा इस विधि में, कम होगा। और इसकी मैं अगर बात करूं, इसमें सुधार क्या होगा, इसमें सुधार बेसिकली अधिक होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा है किस विधि में अधिक सुधार किया जाता है, तो शुद्ध वंशक्रम चयन, ठीक है। नेक्स्ट और बात करूं, इस विधि में क्या होता है, जो अनुकूलन है प्रजातियों में, जो अनुकूलन वो क्या होता है, यहाँ अधिक होता है। अनुकूलन यहाँ क्या होगा, अधिक। अगर मैं यहाँ बात करूं तो इन प्रजातियों में जो समूह शुद्ध वंशक्रम चयन है, यहाँ पर अनुकूलन क्या होगा, यहाँ अनुकूलन बेसिकली कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट में और बात करूं, अगर यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, इनमें समरूपता पाई जाती है। इनमें क्या होता है, समरूपता पाई जाती है। इनमें क्या होगा, समरूपता पाई जाएगी। इनकी अगर मैं बात करूं, इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इनमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। एक और इंपोर्टेंट बात समझो, इनमें जो समूह चयन में इसमें क्या होता है, इसमें पुनः सुधार किया जा सकता है। पुनः सुधार क्या है, संभव है। एक बार सुधार कर लिया तो किसमें हम दोबारा से भी सुधार कर सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें पुनः सुधार नहीं होता, पुनः सुधार नहीं होता। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि निम्न में से प्रजनन की या चयन की वह विधि कौन सी जिसमें पुनः सुधार संभव है, तो कौन सी में,
वो होगा बेसिकली समूह चयन में। इसमें पुनः संभव नहीं है। समरूपता इसमें आनुवांशिक विविधता, इसमें अनुकूलन अधिक, इसमें अनुकूलन कम। अब एक सवाल और आएगा कि चयन की वह विधि कौन सी है जिसके द्वारा शुद्ध वंशक्रम चयन का सुधार हो सकता है। शुद्ध वंशक्रम चयन का सुधार होता है समूह चयन के द्वारा। तो नीचे नोट लगा के लिख लेना एक मेरी इंपोर्टेंट बात, और इंपोर्टेंट बात यह है कि समूह चयन द्वारा शुद्ध वंशक्रम का सुधार किया जा सकता है। शुद्ध वंशक्रम का सुधार संभव है, सुधार संभव है। ठीक है, समूह चयन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली शुद्ध वंशक्रम का जो सुधार है वो कर सकते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, मेरी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब एक और इंपोर्टेंट बात क्या है, नोट 2। अब ये नोट 2 है हमारी। नोट 2 में हम क्या लिखना है, हमें पूछा जाता है शुद्ध वंशक्रम चयन क्या होता है। शुद्ध वंशक्रम चयन क्या होता है, तो स्वपरागत प्रजाति के जो समयुग्मजी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध वंशक्रम कहा जाता है। तो ध्यान रखना, स्वपरागित प्रजाति के समयुग्मजी क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बेसिकली शुद्ध वंशक्रम। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि शुद्ध वंशक्रम किसे कहते हैं, शुद्ध वंशक्रम क्या है, या आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि स्वपरागित प्रजाति के समयुग्मजी क्या कहलाते हैं, तो शुद्ध वंशक्रम कहलाते हैं। क्लियर, ये आपकी चयन की विधियां कंप्लीट। आपको एक और प्रश्न आता है जनरली आवर्ती चयन के संबंध में। आपको प्रश्न पूछा जाएगा आवर्ती चयन को किसने खोजा, आवर्ती चयन को किसने खोजा, तो बेसिकली याद रखना हेज और गार्बर ने। किसने खोजा, हेज व गार्बर, हेज और गार्बर ने। ये बात याद रखना। सल और जॉन्स, जो डीएफ जॉन्स और सल था उसने उसकी द्वारा से खोज की। बेसिकली पहले किसने खोजा, हेज और गार्बर ने खोजा। तो ये सवाल हमें यहां से और पूछा जाएगा। ये चयन की या सिलेक्शन की बातें हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब चयन भी पूरा हो गया। अब इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है, आपको ध्यान है, नहीं ध्यान होगा, मैं बता दूं इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है। इस चैप्टर में हमारा एक ही पॉइंट बचा हुआ है, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है उद्गम केंद्र। इसके संबंध में भी दो बातें हैं इंपोर्टेंट, उनको समझ लो बस। उद्गम केंद्र, अब उद्गम केंद्र क्या होता है थोड़ा सा हम जानेंगे यहाँ। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र को हिंदी में हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान का मतलब क्या है, उत्पत्ति स्थान का मतलब मैं बेसिकली कहूंगा कि वह स्थान जहां सबसे पहले किसी फसल प्रजाति को देखा गया हो। ऐसा स्थान जहां सबसे पहले किसी फसल प्रजाति को देखा जाता है वो क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। आपसे डायरेक्टली एक सवाल आएगा कि उद्गम केंद्र की अवधारणा किसने दी, उद्गम केंद्र की अवधारणा किसने दी, सीधा सीधा सवाल आएगा। तो हम याद रखेंगे उद्गम केंद्र की अवधारणा किसने दी, वेवी लोब नामक एक वैज्ञानिक था। इस वेवी लोब नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, सबसे पहले उद्गम केंद्र की अवधारणा दी। ये सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये जो उद्गम केंद्र है वो कितने प्रकार का होता है। अगर मैं उद्गम केंद्र के प्रकार की बात करूं तो उद्गम केंद्र कितने प्रकार का है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उद्गम केंद्र के प्रकार की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार का होगा। एक तो मैं अगर बात करूं प्राथमिक उद्गम केंद्र, प्राथमिक उद्गम केंद्र, ठीक है, और दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा क्या है, दूसरा बेसिकली द्वितीयक उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र। अब प्राथमिक उद्गम केंद्र का मतलब क्या है, तो ये बात भी समझ लो, वह स्थान जहां पर कृष्य प्रारूप को देखा जाता है और जंगली प्रारूप को देखा जाता है। प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम जंगली प्रारूप को खोजा गया या जंगली प्रारूप को देखा गया। जहां जंगली पौधों को सबसे पहले देखा गया,
वो क्या है, प्राथमिक उद्गम केंद्र। और अगर मैं बात करूं वह स्थान जहां कृष्य प्रारूप को सबसे पहले खोजा गया, वह स्थान जहां कृष्य प्रारूप यानी खेती योग्य प्रजातियों को सबसे पहले खोजा गया, कृष्य प्रारूप को सबसे पहले खोजा गया, वो क्या कहलाएगा, वो द्वितीयक उद्गम केंद्र कहलाएगा। अब आपको कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल में फसल आपने पढ़ी है, फल आपने पढ़े हैं, उद्गम केंद्र आप जानते हो सभी के, फसलों के जानते हो, फलों के जानते हो, एग्जाम्पल की कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं। और ये पॉइंट के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक भी पॉइंट, एक भी लाइन ऐसी नहीं बची जो मैंने छोड़ दी इस चैप्टर में, सारी बातें मैंने पूरी कवर करवा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप पूछ सकते हो, बाकी ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम आगे आएंगे कल, तो कल हम इसका दूसरा जो चैप्टर है वो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, जैव प्रौद्योगिकी तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कीट विज्ञान वाला, वो मात्र 1 घंटे में हो जाएगा, तो वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज इतना काफी है, कोई सवाल आपका है तो पूछ लेना। ये पीडीएफ जो मैंने बनाई है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जो मेरे पीछे जितना लिखा हुआ है वो आपको सारा का सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। अब कोई सवाल हो आपका तो बता दो, 2 घंटे हो गए, मेरे तो पैरों में दर्द होने लग गया भाई, पवन एमबी खत्म हो गई, चलो बहुत बढ़िया। और कोई सवाल किसी का, या आपस में बातें कर रहे हो, रोशनी नो डाउट, बेटा डाउट की स्पेलिंग DOUBT होती है। मैंने हॉटस्पॉट खोल दिया, अरे तू ये बकवास बंद कर अपनी अपने पास। चलिए फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली क्लास में, और हम बात करेंगे शाम के टाइम अपने तीसरे चैप्टर के बारे में। पढ़ के आना, बहुत मजा आएगा उसमें, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सवाल भी हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।